वो आदमी हर बार हत्या करते समय गाड़ी की रफ्तार को चरम पर ले जाता था ताकि पीड़ित तुरंत न मरे। फिर जब वो दर्द में कराहता था तो आदमी कांच के टुकड़े से उसका गला काट देता था। इसके बाद वो आसमान की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करता था, मानो उसने फिर से दुनिया की गंदगी को साफ कर दिया हो। एक हफ्ते में उसने 3 लोगों की जान ले ली, लेकिन क्योंकि वो हमेशा बारिश की रातों में वारदात करता था, पुलिस के पहुंचने तक सारे सबूत भूल जाते थे। सिर्फ कांच के टुकड़े और टायर के निशान ही बचते थे। केस को जल्दी सुलझाने के लिए व्हाइट टीम ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आमतौर पर सीरियल किलर अपने शिकार चुनते समय कुछ मानक रखते हैं, लेकिन इन 3 मृतकों में कोई समानता नहीं थी, चाहे वो लिंग हो, उम्र हो या पेशा। एकमात्र समानता थी कि वे देर रात घर लौटते थे। जब सब इस मामले में असहाय थे तो अपराध मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर झान अचानक पहुंचे। उन्होंने पुलिस के पास मौजूद जानकारी के आधार पर हत्यारे का गहराई से विश्लेषण किया। उनका मानना था कि हत्यारा एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष है जो कुछ हद तक ओसीडी से ग्रस्त है, संभवतः तलाकशुदा, अकेला या अविवाहित। उसके अंदर समाज के प्रति गहरी नफरत है। इसके अलावा उन्होंने खून के नमूनों के आधार पर हत्यारे का स्केच बनाया। पुलिस ने ये भी पाया कि हत्यारे ने जिन जगहों पर वारदात की वहाँ के सीसीटीवी या तो मरम्मत में थे या खराब थे। लेकिन व्हाइट टीम ने इन जानकारियों से तुरंत मुख्य बिंदु पकड़ लिया और सभी खराब कैमरों पर नजर रखने का आदेश दिया। और जैसा कि कुछ पुलिसकर्मी हत्यारे के न आने की बात कर रहे थे, अचानक पास से जोरदार हमला। इस समय हत्यारा कांच के टुकड़े के साथ जमीन पर पड़े पीड़ित की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये सब कार में बैठे व्हाइट टीम ने देख लिया। हत्यारे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और वो डॉक्टर झान के स्केच से लगभग मेल खाता था। पूछताछ कक्ष में वू हाओ ने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। वो एक पागल की तरह था जो किसी पंच द्वारा ब्रेन वॉश किया गया हो। उसने दावा किया कि वो भगवान का दूत है जो दुनिया की गंदगी को साफ कर रहा है और कांच भगवान द्वारा दिया गया उसका राजदंड है। हालांकि जब सबको लगा कि मामला आसानी से सुलझ जाएगा, डॉक्टर झान ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। क्योंकि वू हाओ उनके खून के नमूनों से मेल नहीं खाता था और वो अविवाहित भी नहीं था। उसकी पत्नी इस समय पुलिस स्टेशन में मुलाकात के लिए आवेदन कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि खराब कैमरे जैसे पुलिस को रास्ता दिखा रहे थे वू हाओ को पुलिस की गिरफ्त में लाने के लिए। इसलिए उन्होंने माना कि वू हाओ सिर्फ एक मोहरा है, असली हत्यारे द्वारा बलि का बकरा बनाया गया। जल्द ही डॉक्टर झान की धारणा सही साबित हुई। दरअसल जब महिला फोरेंसिक विशेषज्ञ शवगृह में निरीक्षण कर रही थी तो उसने पाया कि तीनों मृतकों के शव बैग खोले गए थे। जांच के बाद उसने शवों के कान के पीछे एक संख्या पाई और इस समय वू हाओ लगातार पूछताछ कक्ष में था। लेकिन सबको हैरानी थी कि हत्यारे ने वू हाओ को बलि का बकरा बना दिया। फिर भी उसने शवगृह में घुसने का जोखिम क्यों उठाया? लेकिन जब बॉस ने फोटो में संख्या देखी तो वो तुरंत चौंक गए और तुरंत वापस अपने कार्यालय गए और तिजोरी से 20 साल पुरानी एक फाइल निकाली। दरअसल तीनों मृतकों के शरीर पर मिली 3 संख्याएं 20 साल पहले के 3 मामलों की फाइल नंबर से मेल खाती थी। पहले 2 मृतक युवा पुलिसकर्मी थे। पहला सड़क पर खड़ा मुस्कुराते हुए कांच के टुकड़े से अपना गला काट चुका था। दूसरा अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने मुंह में गोली चला चुका था। तीसरा मृतक एक प्रसिद्ध शिक्षक था जिसने अपनी कक्षा में कलाई काटकर आत्महत्या कर ली थी। इन तीनों को किसी ने सम्मोहित करके मानसिक नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन 20 साल पहले का हत्यारा पहले ही पकड़ा जा चुका था और एक गुप्त स्थान पर कैद था। तो ये सब कैसे पुराने मामले से जुड़ा है? सच्चाई का पता लगाने के लिए व्हाइट टीम और डॉक्टर झान ने तुरंत वू हाओ से दोबारा पूछताछ की। लेकिन जब वू हाओ ने मृतकों के शरीर पर संख्या देखी, लेकिन ये चित्र जो उनके शरीर पर है पहले से ही धरती की बदनामी से भरे हुए हैं। उनकी मौत को देवताओं का न्याय माना गया। वाई ने तुरंत समझ लिया कि क्यों चित्र और नहीं संख्या। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि वू हाओ कुछ छुपा रहा है। लेकिन चाहे दोनों ने कितनी भी पूछताछ की, वू हाओ हमेशा यही दोहराता रहा कि वो देवताओं को धोखा नहीं दे सकता। उसे नहीं पता था कि उसके देवता पहले ही उसकी पत्नी और बेटी को बांध चुके थे और उन पर पेट्रोल डाल दिया था। अंत में उन्होंने निर्दयता से लाइटर जला दिया। जब वू हाओ ने अपनी पत्नी और बेटी की भयानक मौत देखी तो उसके भीतर की आस्था पूरी तरह से टूट गई। लेकिन जब उसने डॉक्टर झान के इशारे देखे तो वह और भी पागल हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने शरीर की पट्टियां भी तोड़ दी। अंततः गेट पर गार्ड ने इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग करके उसे काबू में किया। इसलिए दोनों ने अस्थायी रूप से पूछताछ छोड़ दी। लेकिन डॉक्टर झान ने वू हाओ के अवलोकन से पाया कि वह अत्यधिक संभवतः किसी ने उसे सम्मोहित किया है। बाई को याद आया कि जब डॉक्टर झान ने एक पदोन्नति का इशारा किया तो वू हाओ कुछ सेकंड के लिए चौंक गया और फिर पूरी तरह से बेहोश हो गया। डॉक्टर झान की याद में केवल 20 साल पहले का वह हत्यारा ही लोगों को इस हद तक सम्मोहित कर सकता था। हालांकि जैसे ही दोनों पुलिस स्टेशन लौटे उन्हें खबर मिली कि वू हाओ अजीब तरीके से जेल में मर गया और उसके कान के पीछे भी एक संख्या दिखाई दी। बाई ने तुरंत सभी निगरानी वीडियो निकालने का आदेश दिया और गांव के 2 अपराधियों की गहन पूछताछ की। बाईं ओर की कोठरी का मोटा आदमी स्पष्ट रूप से एक पुराना चालाक था, जबकि दाईं ओर का आदमी पहले से ही डर से बेहोश हो चुका था। लेकिन दोनों ने कहा कि हत्यारा नर्क का दानव है। डॉक्टर झान का मानना था कि दोनों के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि हत्यारा लोगों के मन को नियंत्रित कर सकता था। इस समय फोरेंसिक विभाग ने फोन किया कि उन्होंने वू हाओ के गले के पास एक सुई का निशान पाया जो संभवतः किसी ने उसे जहर इंजेक्ट किया था। जैसे ही बाई ने फोन रखा उसने देखा कि एक कार तेजी से आ रही थी और डॉक्टर झान की ओर बढ़ रही थी। सौभाग्य से बाई ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे धक्का देकर बचा लिया। फिर वह कार के सामने कूद गया और एक परफेक्ट बैकफ्लिप के साथ उतरा। तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर गोली चलाई, लेकिन वह कार के चालक की चालाकी से बच नहीं सका और वह एक गली में मुड़कर गायब हो गया। जब दोनों पुलिस स्टेशन लौटे तो तकनीकी टीम ने उन्हें बताया कि जेल की निगरानी फुटेज को जानबूझकर हटा दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने उस कार को ढूंढ लिया था जिसने उन पर हमला किया था।
वो कार एक व्यक्ति की थी जिसका नाम वांग युए था, जो 3 दिन पहले एक कला छात्रा को लुभाने के लिए चेंगजी विश्वविद्यालय गया था। कार पार्किंग स्पॉट 201 पर खड़ी थी, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही चोरी हो गई। इसके बाद दोनों तुरंत चेंगजी विश्वविद्यालय पहुंचे और पाया कि यह पार्किंग स्थान बहुत ही सुनसान था, जहां कोई निगरानी कैमरा नहीं था। लेकिन डॉक्टर झांग की तेज नजर ने कूड़ेदान पर एक छेद देखा। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक कैमरा मिला। उसी समय एक छात्र वहां आया और बताया कि उसने 1 हफ्ते पहले वहां कैमरा रखा था ताकि एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर खींच सके। संयोग से उसका कैमरा ठीक उसी पार्किंग स्थान की ओर था, लेकिन कक्षा का समय हो गया था, इसलिए वो केवल कक्षा के बाद अपने हॉस्टल जाकर मेमोरी कार्ड ले सकता था। अक्सर क्राइम शो देखने वाले लाओ टिएशियांग ने पहले ही उसके अंत का अनुमान लगा लिया था। और सच में कुछ ही समय बाद स्कूल की इमारत के बाहर एक जोरदार आवाज आए। वो बाहर से तो एक कमजोर मनोविज्ञान के प्रोफेसर लगते हैं, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक हत्यारा है। वो पहले लड़के को सम्मोहित करते हैं, फिर उसे लकड़ी के तख्ते पर बांध देते हैं, फिर वो ऊपर के रेत के थैले को चाकू से काट देते हैं। ये एक टाइमर की तरह काम करता है। जैसे ही रेत धीरे धीरे नीचे के पानी के बाल्टी को भर देती है, लकड़ी का तख्ता धीरे धीरे उठने लगता है और लड़का अपने आप नीचे गिर जाता है। सब कुछ आत्महत्या जैसा दिखता है और वो पहले से ही रेत के गिरने के समय का फायदा उठाकर पुलिस के सामने अपनी गैर मौजूदगी का सबूत बना लेते हैं। उन्होंने ली फेई फान को इसलिए मारा क्योंकि व्हाइट टीम बारिश की रात की हत्या की जांच कर रही थी और सुराग के आधार पर पार्किंग तक पहुंच गई थी। और ली फेई फान का कैमरा ठीक उसी पार्किंग की ओर था। वो सोच रहे थे कि उसकी स्टोरेज कार्ड से कुछ सुराग मिल सकता है, लेकिन कुछ ही समय बाद ली फेई फान की हत्या हो गई। व्हाइट टीम का एक सदस्य तुरंत छत पर पहुंचा और दरवाजा तोड़कर देखा कि 2 सीढ़ियां गिरी हुई है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और छानबीन शुरू कर दी, लेकिन छत पर कोई नहीं था। इसी बीच डॉक्टर झांग ली फेई फान के कमरे में पहुंचे, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से स्टोरेज कार्ड खोजने में था और उन्होंने पीछे से आ रही छाया को नहीं देखा। एक भारी डंडा उनके सिर पर मारा गया, लेकिन बेहोश होने से पहले उन्होंने देखा कि हमलावर की पैंट पर एक लाल निशान था। होश में आने के बाद उन्होंने व्हाइट टीम को सब कुछ बताया। इस समय पुलिस ने छात्रों की जांच शुरू कर दी थी और पाया कि वास्तव में कुछ लोग बीच में ही चले गए थे, लेकिन उनका समय गिरने के समय से मेल नहीं खाता। फिलहाल केवल 2 पुराने प्रोफेसर ही मेडिकल रूम में हैं और उनसे पूछताछ नहीं की गई है। बातचीत के दौरान व्हाइट टीम ने अचानक देखा कि ली फेई फान के गिरने की जगह कुछ अजीब लग रही है। जब वे फिर से छत पर गए तो नीचे के प्लेटफॉर्म पर खून का धब्बा मिला। अगर मैं आत्महत्या करता तो कभी नहीं इस जगह पर खड़ा होता। हाँ, अगर मैं यहाँ से कूदता तो पहले इस प्लेटफॉर्म से टकराता। सिद्धांत रूप में मैं यहाँ से कूदने का विकल्प नहीं चुनता, और यह वास्तव में इतना ऊंचा भी नहीं है। अजीब बातें बहुत हैं। सबसे अजीब बात यह है कि रेलिंग पर एक पुली लटकी हुई है और सीढ़ी पर लगी रस्सी दरवाजे तक जाती है। पूरी जगह व्हाइट टीम को बहुत अजीब लग रही है। इस समय व्हाइट टीम ने अचानक जमीन पर पेंट के डिब्बे को देखा। लगता है कि हत्यारे की पैंट पर लाल रंग यहाँ से निकलते समय गलती से लग गया। जब दोनों लोग लिफ्ट के मशीन रूम में चढ़े तो दीवार के बाहर 2 खाली रेत के थैले मिले। रेत के थैले के नीचे 2 पानी की बाल्टियां लटकी हुई थी। डॉक्टर झान को तुरंत हत्यारे की हत्या की विधि समझ में आ गई और आखिरकार प्लेटफॉर्म पर ली फेई फान के खून के धब्बे का कारण भी समझ में आ गया। व्हाइट टीम को भी आखिरकार समझ में आया कि सीढ़ी पर लगी रस्सी दरवाजे तक क्यों जाती है। ये हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए एक जाल बिछाया था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, रस्सी तुरंत 2 सीढ़ियों को गिरा देती। लेकिन सवाल ये है कि वो लकड़ी का तख्ता कहाँ गया? डॉक्टर झान का मानना है कि शायद वो था ही नहीं, लकड़ी का तख्ता नहीं। मैं अभी सोच रहा था कि एक सम्मोहन विधि होती है जिसे स्टील बोर्ड सम्मोहन कहते हैं। स्टील बोर्ड सम्मोहन से व्यक्ति का शरीर बहुत कठोर हो जाता है, जैसे कि स्टील बोर्ड। यानी हत्यारे ने ली फेई फान को खुद ही लकड़ी का तख्ता बना दिया। लेकिन इस स्तर के सम्मोहन के लिए मनोविज्ञान में गहरी जानकारी होनी चाहिए और ली फेई फान का बहुत विश्वास होना चाहिए। पूरे स्कूल में ये क्षमता केवल प्रोफेसर ली के पास है, और जब हम हाल में उनसे मिले तो वो पसीने से तरबतर थे। ऐसा लग रहा था कि वो शारीरिक थकावट के कारण थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को छत पर ले जाना उनके लिए संभव नहीं है, तो हत्यारा शायद अकेला नहीं था। और जब हाल में प्रोफेसर जू और डॉक्टर झान को एक साथ शिक्षण भवन से बाहर आते देखा तो इसका जवाब है। ये पहले से ही स्पष्ट था कि अपने मन में उठे संदेह को सत्यापित करने के लिए दोनों सीधे चिकित्सा कक्ष में गए। सफेद टीम ने प्रोफेसर को मालिश देने का नाटक किया और उनके पैर उठाए, लेकिन उन्हें अपनी कल्पना में सोचा हुआ रेड बुल नहीं मिला। तभी डॉक्टर झांग अंदर आ गए और सफेद टीम ने तुरंत देखा कि उनकी शर्ट बाहर निकली हुई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पैंट बदल ली है। अब एकमात्र सुराग पूरी तरह से टूट गया है। बिना किसी को सतर्क किए दोनों पुलिस स्टेशन लौटने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ते में सफेद टीम को महसूस होता है कि हत्यारा उनके हर कदम से वाकिफ है, इसलिए उन्हें संदेह होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कोई समस्या है। लौटने के बाद उन्होंने तकनीशियन को गहराई से सम्मोहित किया और सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह से भरोसेमंद है। फिर डॉक्टर झांग ने एक कागज निकाला। उन्हें 2 लोगों के फोन की जांच करने के लिए कहा गया। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर झांग के फोन में एक जासूसी सॉफ्टवेयर मिला। इसलिए ली फेई ने कैमरे का जिक्र करते ही कार्रवाई की, लेकिन पर्दे के पीछे के व्यक्ति को संदेह न हो, इसलिए तकनीशियन ने सॉफ्टवेयर को हटाया नहीं, बल्कि एक अवरोधक उपकरण स्थापित किया। इसे चालू करने से जासूसी को सीधे ब्लॉक किया जा सकता है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा देखी जा रही थी। मृतकों के शरीर पर एक संख्या की श्रृंखला पाई गई, इसलिए सफेद टीम ने इन संख्याओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का निर्णय लिया। लेकिन कोई भी मामला डॉक्टर झांग के संदेह के अनुरूप नहीं था। उन्हें संदेह हुआ कि यह जानकारी सिस्टम में दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए दोनों तुरंत उस
समय के मामले की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने एक सुराग पाया। पहले दिखाई गई सभी संख्याएं एक व्यक्ति की अपराध संख्या थी, जिसका नाम झाओ जुए था। ये झाओ जुए पहले एक पुलिस अधिकारी था और मनोवैज्ञानिक संकेतों का उपयोग करके हत्या करने में माहिर था, लेकिन सुना है कि 20 साल पहले उसे गोली मार दी गई थी। फिर यह मामला अब कैसे जुड़ा हुआ है? अपने मन में उठे संदेह को दूर करने के लिए दोनों ने झाओ जुए से संबंधित सभी दस्तावेज निकाले, लेकिन इस प्रक्रिया में सफेद टीम ने गलती से प्रबंधक के चेस बोर्ड को छू लिया। प्रबंधक ने देखा और तुरंत घबरा गया और डॉक्टर झां के कार्रवाई करने से पहले ही चेस बोर्ड को ठीक कर दिया। इस समय सफेद टीम ने देखा कि ये सभी फाइलें खाली थी। प्रबंधक ने तुरंत समझाया कि ये सभी गुप्त फाइलें हैं, जिनमें से कुछ पहले ही नष्ट कर दी गई हैं। उस समय आदेश देने वाला व्यक्ति था वर्तमान में के निदेशक बाओ। यहाँ तक कि सफेद टीम को याद आया कि जब बाओ ने उन संख्याओं को देखा तो उन्होंने बहुत डरावना चेहरा बनाया। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ बातें छुपाई हैं। इसके बाद प्रबंधक ने दोनों को छुट्टी के बहाने बाहर भेज दिया, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने एक गहरी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। दूसरी ओर एक महिला पुलिस अधिकारी प्रोफेसर का पीछा कर रही थी। प्रोफेसर का फोन अचानक बजा। प्रोफेसर ने देखा और तुरंत उनका चेहरा बदल गया, लेकिन चारों ओर देखने के बाद उन्होंने कुछ असामान्य नहीं पाया, इसलिए उन्होंने दुकान से कुछ फल खरीदने का नाटक किया और चले गए। महिला पुलिस अधिकारी ने कुछ असामान्य नहीं देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक छिपी हुई नजर ने अभी जो हुआ था उसे देखा। एक औरत ने बस दीवार पर लिखे शब्दों को देखा और अगले ही पल बेहोश हो गई। ये देखकर उसके भाई, जो एक पुलिस अधिकारी है, को शक हुआ। पहले की जांच में ये पाया गया कि कुछ मृतकों के शरीर पर रहस्यमय कोड एक हिप्नोटिस्ट झाओ जुए की ओर इशारा कर रहे थे। जब पुलिस प्रमुख ने उन नंबरों को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया ने भी पुलिस अधिकारी को कुछ असामान्य महसूस कराया। अंततः प्रमुख ने सच्चाई बताई कि यह चित्र भी झाओ जुए का ही काम था। झाओ जुए पहले पुलिस टीम का एक होनहार सदस्य था, लेकिन उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के सिद्धांतों को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने हिप्नोटिज्म का उपयोग करके उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उसका मजाक उड़ाते थे। पुलिस अधिकारी की बहन भी उन्हीं पीड़ितों में से एक थी। प्रमुख ने ये चित्र अपने कार्यालय में इसलिए लगाया था ताकि वह हमेशा सतर्क रहे। इसके बाद प्रमुख ने 2 लोगों को झाओ जुए के गुप्त जेल में ले जाया। पुलिस ने वहाँ कई सुरक्षा उपाय किए थे ताकि झाओ जुए अपनी आवाज से गार्ड्स को हिप्नोटाइज न कर सके। उसके गले में एक उन्नत उपकरण लगाया गया था, जो अगर वो सिग्नल के दायरे से बाहर जाता तो 100 सेकंड बाद स्वतः विस्फोट कर जाता, लेकिन वो 20 साल से वहाँ बंद था और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो आपके सीरियल मर्डर केस में कैसे शामिल हो सकता है। उसे फांसी नहीं दी गई थी क्योंकि एक मानसिक रिपोर्ट ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया था। शायद उसने बहुत से लोगों को हिप्नोटाइज किया था, जिससे उसकी खुद की मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो गई थी। लेकिन डॉक्टर झान ने तुरंत देख लिया कि झाओ जुए पागल होने का नाटक कर रहा था। जमीन पर बना चित्र बहुत ही बारीकी से बनाया गया था, जो एक सामान्य पागल व्यक्ति नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलिंग केस का संदिग्ध प्रोफेसर शू था। जब पुलिस ने प्रोफेसर शू को फिर से खोजा तो वो अपने कार्यालय में मरा हुआ पाया गया। हत्या का हथियार वही टूटा हुआ कांच था। कंप्यूटर पर पुलिस नेटवर्क की निगरानी चल रही थी, जिससे हत्यारे को उनके हर कदम की जानकारी थी। जब वे लोग अभी भी घटनास्थल की जांच कर रहे थे, डॉक्टर झान पहले ही जेल के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने कंप्यूटर पर कुछ किया और झाओ जुए का उपकरण सिग्नल खो बैठा, जिसका मतलब था कि वो जल्द ही विस्फोट कर जाएगा। लेकिन झाओ जुए बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और दरवाजे की ओर बढ़ गया। एक अन्य गार्ड ने बस मॉनिटर पर शब्दों को देखा और तुरंत अपनी चेतना खो दी। फिर वह अनजाने में अपने साथी की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर चाबी से दरवाजा खोल दिया। झाओ जुए बाहर आया और बस एक वाक्य कहा। शायद गार्ड की आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए उसने मशीन के पास जाकर फिर से कहा। अगले ही पल बिजली की मरम्मत कर रहे गार्ड ने भी अपनी चेतना खो दी और जेल की पूरी बिजली बंद कर दी। झाओ जुए गार्ड के नेतृत्व में जेल से बाहर निकल गया। रास्ते में 2 और गार्ड मिले, लेकिन झाओ जुए ने बस एक इशारे से उन्हें अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने एक स्नैप किया और गार्ड ने अपने 2 साथियों को गोली मार दी। अंत में उसने अपनी बंदूक खुद पर तान ली और झाओ जुए आसानी से जेल से बाहर निकल गया। डॉक्टर झान भी मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे, लेकिन वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि झाओ जुए ने ये कैसे किया। तुमने गार्ड से क्या कहा? मुझे बताओ कि तुमने उन्हें हत्या के लिए कैसे नियंत्रित किया। झाओ जुए, तुम बहुत घमंडी मत बनो। तुम्हारी जान अभी भी मेरे हाथ में है। लेकिन झाओ जुए ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर झान ने आखिरी पल में सिग्नल कनेक्टर को दबाया। 4 दिन बाद पुलिस ने देखा कि जेल में पहले से ही लाशों का ढेर लगा हुआ था। डॉक्टर झान ने नेतृत्व किया। माँ जेल में आई और जैसे ही वो बड़े पैमाने के चित्र पर पहुंची, उनका मन अचानक से विचलित हो गया। दीवार पर एक विशाल आंख दिखाई दी, जिससे उन्हें लगा कि उनकी आत्मा उसमें खींच जाएगी। फिर आंख और जमीन पर बने चित्र से कई खून से सने हाथ निकले, जो उन्हें गहरे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन हिल भी नहीं सकी। शुक्र है कि सफेद टीम ने समय पर उनकी स्थिति को समझा और उन्हें भ्रम से बाहर निकाला। डॉक्टर ने दोनों को हालात समझाए और बताया कि उन्होंने झाओ जुए के भागने का रहस्य समझ लिया है। जमीन पर का बड़ा पैमाना एक धोखा था, असली रहस्य दीवार पर बने चित्रों में था। फिर उन्होंने दीवार पर सफेद पाउडर छिड़का और एक विशाल आंख प्रकट हुई। झाओ जुए की सम्मोहन विधि शायद पहले से ही विकसित हो चुकी थी। उसने अब पहले की तरह मानसिक संकेतों पर निर्भर नहीं किया, बल्कि इसे एक शर्तीय प्रतिक्रिया में बदल दिया। सरल शब्दों में, जैसे कोई आपको मुक्का मारे तो आप स्वाभाविक रूप से बचाव करेंगे,
ये मानव की आत्मरक्षा के तहत उत्पन्न शर्तीय प्रतिक्रिया है। इस विधि की सबसे भयानक बात यह है कि आप इसे मना नहीं कर सकते। जाओ जुए के सम्मोहन को तोड़ने के लिए आपको उसके दिए गए निर्देशों को जानना होगा, लेकिन सबसे पहले जेल के सभी गार्ड्स को अलग करना होगा, नहीं तो 20 साल पहले की गलती दोहराई जाएगी। डॉक्टर का मानना है कि जाओ जुए की क्षमता के साथ वो कभी भी जेल से बाहर निकल सकता है। उसे 20 साल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर कोई उसे ढूंढ रहा है, लेकिन जो भी हो वो और जाओ जुए साथी नहीं है। तभी डॉक्टर को एक फोन आया जिसमें उन्हें जाओ जुए के पुराने गुप्त दस्तावेज लाने के लिए कहा गया। माथे पर जाकर जाओ जुए के साथ सौदा करने के लिए कहा गया। शर्त ये थी कि वह अकेले ही जाए। उन गुप्त दस्तावेजों में जाओ जुए के मानसिक संकेतों से हत्या करने के तरीके थे। पुलिस इस तरह की जानकारी को लीक नहीं होने दे सकती। डॉक्टर ने जाने से पहले एक पत्र भी लिखा। जहाज पर पहुंचने पर उन्होंने जाओ जुए को बंधा हुआ पाया। तभी डॉक्टर भी जहाज के केबिन से बाहर आए और उनके हाथ में एक चाकू था। ये देखकर जाओ जुए ने शरारती ढंग से ताली बजाई। डॉक्टर जानते थे कि वह भी केवल एक मोहरा है, इसलिए उन्होंने सीधे कहा कि प्रोफेसर को पहले ही मार दिया गया है। लेकिन डॉक्टर पहले से ही गंभीर रूप से ब्रेन वॉश हो चुके थे और दावा किया कि यह सब भगवान के निर्देश है। आगे भगवान उच्च मानसिक नियंत्रण तकनीक से एक परफेक्ट दुनिया बनाएंगे। डॉक्टर जैसे सभी लोग अंततः साफ हो जाएंगे। ये कहकर उन्होंने डॉक्टर के सीने में चाकू भोंकने की कोशिश की। बिजली की तेजी से सफेद टीम ने उड़ते हुए एक किक मारी और डॉक्टर को दूर फेंक दिया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर की एक जोरदार आवाज के साथ फाइल रूम के मैनेजर ओल्ड सन भी बाहर आ गए। असल में डॉक्टर पहले से ही समझ गए थे कि ओल्ड सन ही असली मास्टरमाइंड है। पिछली बार जब सफेद टीम ने गलती से उनकी शतरंज की बिसात गिरा दी थी तो ओल्ड सन ने उसे ठीक करने के लिए दौड़ लगाई थी। डॉक्टर के मन में संदेह का बीज तभी बोया गया था। बाद में जब वो फाइल रूम में वापस गए और शतरंज की बिसात को हटाया तो उन्होंने देखा कि बीच का स्थान साफ था। बटन दबाने पर पता चला कि पुलिस की निगरानी करने वाला असली व्यक्ति ओल्ड सन ही था। अंततः ओल्ड सन ने सच बताया कि वो पुलिस वाला जो आत्महत्या कर चुका था उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन जाओ जुए इस राक्षस ने मनोविज्ञान के प्रभाव को साबित करने के लिए उसे सम्मोहित कर आत्महत्या करवा दी। जाओ जुए को फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रोफेसर और डॉक्टर इन दो मूर्खों ने एक मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने समाज में डर फैलने के डर से यह स्वीकार नहीं किया कि उनका भाई बहादुरी से शहीद हुआ था। अब उसकी कहानी पहले ही सामने आ चुकी है। दुनिया ने भुला दिया, पर अच्छे भाई होने के नाते उसे न्याय दिलाना होगा। समुद्र की मौत के लिए तुम सब जिम्मेदार हो। तुम्हारी टीवी की मौत की बात मत करो। जैसे ही दोनों की मौत हुई यह मामला भी खत्म हो गया। डॉक्टर ने भी बूढ़े सुनील की बातों से निष्कर्ष निकाला कि जाओ जुए का आदेश था एंजल। लेकिन इस समय जाओ जुए ने फिर से वही प्रसिद्ध पदोन्नति की मुद्रा बनाई और एक जलता हुआ बोतल निकालकर बिना हिचकिचाए जमीन पर फेंक दिया और इस पूरे जहाज पर सब कुछ जलने और फटने वाला था। सफेद टीम और डॉक्टर तुरंत बाहर की ओर भागे। सौभाग्य से विस्फोट के क्षण में दोनों ने एक साथ समुद्र में छलांग लगाई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मौत से बचने वाले सिर्फ वे दो नहीं थे। जाओ जुए को भी मछुआरों ने बचा लिया। बहुत देर से छत पर लेटा हुआ 2 घंटे से बस सही मौके का इंतजार कर रहा था कि सामने वाले प्रोफेसर को मार सके। लेकिन सफेद टीम ने तुरंत प्रोफेसर के सिर पर लाल बिंदु को देख लिया, जिससे बगल में खड़ा आदमी बिना वजह गोली का शिकार हो गया। हत्यारा तुरंत अपना मनोबल ठीक कर अगला लक्ष्य खोजने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, सफेद टीम का एक सदस्य अचानक से स्नाइपर के दायरे में आ गया और पहले ही ट्रिगर दबा दिया। गोली ने निशाना साधते हुए हत्यारे की आंख में जा लगी। फिर सफेद टीम और डॉक्टर जान तुरंत सामने की छत पर पहुंचे और पाया कि हत्यारा मुश्किल से 20 साल का था। बिल्कुल भी पेशेवर हत्यारे जैसा नहीं दिखता था। तभी सीढ़ियों में अचानक से आवाज आई तो दोनों तुरंत छिप गए और जैसे ही काला साया पास आया सफेद टीम ने तुरंत हमला कर दिया। नहीं नहीं, गोली मत चलाओ, मैं पुलिस वाला हूँ। एक ही वार में गिरा दिया। क्या तुम इतने कमजोर पुलिस वाले हो? अभी अभी एक को मार दिया, अब ऐसा मत करो। जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो और किसी को मत मारो। जब तक डॉक्टर जान ने पुलिस का बैज नहीं दिखाया तब तक गलतफहमी बनी रही। इस छोटे पुलिस वाले का नाम बाईची था, लेकिन इस समय दोनों को नहीं पता था कि यह थोड़ा डरपोक पुलिस वाला भविष्य में बहुत मददगार साबित होगा। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद बॉस ने जांच के जरिए पाया कि हत्यारे का नाम ची ले था, जो एक ड्रग्स का छात्र था। उसके पास की बैरट ने इस महीने 3 लोगों को मार दिया था। इस गंभीर मामले ने सभी को हैरान कर दिया। सफेद टीम ने ची लेई के सामाजिक संबंधों की जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ची लेई के कॉलेज के क्लास टीचर से संपर्क किया, जिसने बताया कि ची लेई को गंभीर नींद में चलने की बीमारी थी। वो अक्सर आधी रात को उठकर अपने रूममेट्स पर हमला करता था और गंभीर मामलों में आग भी लगा देता था। एक बार तो उसने अपने नीचे के बिस्तर वाले साथी को लगभग दम घोट दिया था। बाद में जब कोई उपाय नहीं बचा तो वो बाहर चला गया। फिर दोनों ने शिक्षक द्वारा दिए गए पते पर जाकर ची लेई के घर का दरवाजा तोड़ा और देखा कि पूरा कमरा बिखरा हुआ था। तभी ची लेई की बहन भी वहां आ गई। जब सफेद टीम ने पुलिस का बैज दिखाया तो ची लेई डर के मारे अपने हाथ से चीजें गिरा बैठा। हालांकि वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफेद टीम ने तुरंत देख लिया कि वो एक सज्जन व्यक्ति है। लेकिन यह उनकी जांच का मुख्य बिंदु नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे ची लेई के बारे में पूछताछ की। लेकिन बहन ने कहा कि उसे नहीं पता था कि उसका भाई ऐसा करेगा। वो केवल इतना जानती थी कि उसका भाई एक बैंड में था। जब उसे पता चला कि उसका भाई सफेद टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन फिर तुरंत टूट गई। वो चिल्लाई कि उसका भाई केवल गंभीर नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर जान ने चारों ओर के अंधेरे और दबावपूर्ण माहौल को देखते हुए तुरंत पूछा कि क्या ची लेई के भाई का हाल ही में कोई असामान्य व्यवहार था? ची लेई ने सुनते ही रोना बंद कर दिया। उसके जवाब के अनुसार उसका भाई हर बार जागने पर नहीं जानता था कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसके दिमाग में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती थी जो उसे हत्या करने के लिए कहती थी। केवल ऐसा करने से ही वो अपने अंदर के दबाव को छोड़ सकता था। अपने अंदर की गहरी इच्छाओं को दबाने के लिए वो हर बार जागने पर दीवार पर लिखे शब्दों को मिटा देता था। लेकिन अगले दिन दीवार पर वही शब्द फिर से दिखाई देते थे। ये सुनकर डॉक्टर जान ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि ची लेई को कोई नींद में
चलने की बीमारी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार की व्यक्तित्व विभाजन की समस्या थी। यह ऐसा था जैसे दो लोग एक ही शरीर का उपयोग कर रहे हों। पिछली रात का हत्यारा उसका दूसरा व्यक्तित्व था। अंत में दोनों ने ची लेई के कंप्यूटर को पुलिस स्टेशन ले जाकर तकनीशियन से उसे हैक करवाया। उसमें एक बहुत ही अजीब ईमेल मिला, जिसकी तारीख उसी दिन की थी जब हत्या हुई थी। ईमेल भेजने वाले का नाम हत्यारा प्रशिक्षण शिविर था। डॉक्टर झान का मानना था कि ची लेई निश्चित रूप से इस संगठन के नियंत्रण में था। इसके अलावा महिला पुलिस ने 4 हत्या स्थलों का दौरा किया और पाया कि ची लेई की हर बार की शूटिंग की दूरी 50 मीटर से कम थी। ये पूरी तरह से एक नौसिखिए का काम था, लेकिन घटनास्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुए छवि कोण या सटीकता की गणना में ची लेई ने बहुत पेशेवर प्रदर्शन किया। इसलिए सफेद टीम ने सोचा कि ची लेई अक्सर एक सीमित दूरी वाली जगह पर अभ्यास करता है। इस सुराग के आधार पर तकनीशियन ने जल्दी से पता लगाया कि ची लेई गुआंग लॉन्ग शूटिंग क्लब का सदस्य है। इसके पीछे का मालिक पांग समूह का पांग यू झान है। डॉक्टर ने सुना और तुरंत शूटिंग के दिन की घटना को याद किया। वह भी उस दिन प्रोफेसर के मनोविज्ञान व्याख्यान में उपस्थित था। एक व्यापारी मनोविज्ञान सुनने क्यों जाएगा? ये कुछ अजीब था। इसलिए सफेद टीम ने महिला पुलिस को इस शूटिंग क्लब की अच्छी तरह से जांच करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, एक और आदमी जिसके चेहरे पर 18 निशान थे को भी वही ईमेल मिला। रात में जब सफेद टीम घर पर खाना खा रही थी तो उसने पाया कि यह मूर्ख उसका चचेरा भाई था। इस वाक्य ने डॉक्टर को तुरंत महसूस कराया कि मूर्ख शायद संख्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। परीक्षण के बाद पता चला कि उसका IQ आइंस्टीन से भी ज्यादा है। तभी सफेद टीम को मुख्यालय से फोन आया। दरअसल दोपहर में जब पुलिस ची लेई की निगरानी कर रही थी तो उन्होंने देखा कि वह ड्रग्स खरीद रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे उसे रोक पाते उन्होंने देखा कि उसके पीछे एक काले कपड़े पहने आदमी ने चाकू से हमला कर दिया। सौभाग्य से समय पर पहुंचकर उन्होंने ची लेई को पुलिस स्टेशन ले गए। हाल ही में उस क्षेत्र में अक्सर लोग सफेद लोगों पर हमला करते हैं। पुलिस को लगता है कि ची लेई शायद संयोग से फंस गया, लेकिन मूर्ख ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि यह संयोग नहीं हो सकता। क्यों? 1 महीने के उदाहरण के लिए आज आप किसी को खोजने की संभावना 30 में से 1 है। एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10,000 छात्र होते हैं, उसे खोजने की संभावना 10,000 में से 1 है। इसके अलावा आज रात बाहर जाने की उसकी संभावना 30 में से 1 है, सीमित रूप से करीब। इसका मतलब है कि ची लेई पर हमला शायद उसके भाई के मामले से जुड़ा हो सकता है। इस समय केप वाला आदमी नाइट क्लब में पहुंच चुका था। मंच पर नाचती लड़कियों को देखकर उसके पास एक और खुद प्रकट हुआ, उसे याद दिलाते हुए कि वह एक महान काम कर रहा है। मंच पर उन पापी आत्माओं को केवल उसके शरीर पर बम और पेट्रोल से ही पूरी तरह से जागरूक किया जा सकता है। जल्द ही पुलिस को रिपोर्ट मिली कि केप वाले आदमी ने सभी महिलाओं को एक साथ बांध दिया और उन पर पेट्रोल डाल दिया। इस तरह पुलिस की बचाव योजना को अंजाम देना बहुत मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने अकेले जाकर उससे बातचीत करने का फैसला किया। आने से पहले उन्होंने पता लगाया था कि केप वाले आदमी का नाम यांग फेंग है। उसकी मां ने गर्भावस्था के दौरान ड्रग्स का सेवन किया था, जिससे उसके चेहरे पर निशान रह गए। तुम्हारे हाथ इतने काम रहे हैं, क्या ये ड्रग्स का असर है? तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं दिया सिवाय ड्रग्स के। मैं नहीं कहता, तुम फिर से कहते हो। क्या तुम जानते हो कि किसने तुम्हारी मां को ये दिया? वो व्यक्ति कौन है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि ड्रग्स तुम्हारी मां को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने उसे विशेष रूप से छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें पता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की लगातार बातों से यांग फेंग ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। वो रिमोट कंट्रोल लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफेद टीम ने सही समय पर उसे काबू में कर लिया। पूछताछ कक्ष में यांग फेंग फिर से उस कमजोर लड़के में बदल गया, पुलिस से खुद को छोड़ने की भीख मांगते हुए, और कहता है कि वो कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कहने का मतलब है निश्चित मौत। फू ताए ताए, ये बेकार का कचरा, मैं पीछा करता हूँ। शैतान ने तभी यांग फेंग के शय को अपने कब्ज में ले लिया और खुद को ताना मारने लगा। भले हाई उसने किसी को मार दिया हो, लेकिन पुलिस से क्या फर्क पड़ता है? जब किसी को नहीं मारा तो इससे खुद से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने मुझे ताकत दी, जीने की हिम्मत दी। मैं एक शैतान का बेटा हूँ। मैंने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया। तुमने क्यों कहा कि वो शैतान है? तुरंत मुझे समझ आया कि मैंने गलत बात कह दी थी और तुरंत अपना शेयर यांग फेंग को वापस दे दिया। और डरपोक यांग फेंग हमेशा की तरह पुलिस से माफी मांगता रहा। इस बार की पूछताछ से कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये साबित करने के लिए काफी था कि डॉक्टर जान का अंदाजा सही था। कुनी ट्रेनिंग कैंप के शिकार सिर्फ एक याडू नहीं है। ऐप सिर्फ यांग फेंग और ची लेई के बीच के संबंध से हाई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि दोनों जिनमिंग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। टेक्नीशियन ने तुरंत यूनिवर्सिटी के कैंपस नेटवर्क को हैक कर लिया और पता चला कि एक id अक्सर इन दोनों की जानकारी देखता है, और ये आईडी कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे व्हाइट टीम ने सबसे पहले संपर्क किया था। क्लास टीचर व्हाइट टीम ने तुरंत किसी को अस्त पर नजर रखने भेजा। पुलिस ने देखा कि वो वॉशरूम में गया और वापस नहीं आया। जब कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो तुरंत अंदर GHUS गए और देखा कि क्लास टीचर मुंह से JHAG निकलते हुए वॉशरूम में मर चुका था। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें कुछ था। ये सुराग पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे में सिर्फ डिजाइन क्लब में किसी को भेजकर जानकारी इकट्ठा की जा सकती थी। पुलिस जब अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी अजीब चीजें देखी। पता चला कि ओनर चाहता था कि यहाँ के मेंबर्स को सबसे अच्छा डिजाइन अनुभव पाए, इसलिए यहाँ सब कुछ असली बंदूकों से प्रैक्टिस होती थी और असली गोली का इस्तेमाल होता था। डिजाइन टारगेट्स भी आम टारगेट्स नहीं था, बल्कि सब कुछ रियलिस्टिक डॉल्स में बदल दिया गया था। ऊपर से ये बस एक साधारण शूटिंग क्लब लगता है, लेकिन अंदर से ये एक किलर ट्रेनिंग कैंप है। ट्रेनिंग के दौरान असली बंदूकें और गोलियां इस्तेमाल होती हैं और निशाने के लिए असली दिखने वाले गुड्डे होते हैं। इसका मकसद इंसान की बुरी प्रवृत्तियों को उभारना है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई समाज से नफरत करने
लगा है। वे मनोवैज्ञानिक संकेतों के जरिए आपके अंदर की नफरत को बाहर निकालते हैं। इससे परेशान मत करें, अपने अंदर के दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करो, अपनी इच्छा, अपनी इच्छाओं, अपनी नफरत। इस गंदे दुनिया और गंदे आदमियों के खिलाफ अपने हथियार उठाओ, तुम चुने गए हो। पांग यू के मनोवैज्ञानिक संकेतों के बाद मां हान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगा। फिर उसने एक घुटने पर बैठकर शैतान के बेटे के पैर को चूमा। इस पल में मां हान पूरी तरह से एक हत्या मशीन बन गया। कोच ने उसकी स्थिति को अजीब पाया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मां हान ने उसका गला दबा दिया। इस समय उसकी दूसरी व्यक्तित्व भी सामने आ गई, जो उसे जल्दी से मारने के लिए कह रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर मां हान ने हाथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तुम बेहतर करोगे। पांग यू ने जो कुछ हुआ उसे देखा और उसे लगा कि मां हान पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। जल्द ही उसने मां हान को एक हत्यारा मिशन दिया। फिर वह निर्देशों के अनुसार स्नान केंद्र गया और निर्दिष्ट लॉकर से स्नाइपर राइफल निकाली। फिर वो छत पर गया और बहुत कुशलता से बैरेट को असेंबल किया। एक सुंदर मोड़ के साथ उसने नीचे के लक्ष्य पर निशाना साधा। गोली की आवाज के साथ नीचे का आदमी गिर पड़ा। सब कुछ पूरा करने के बाद मां हान फिर से स्नान केंद्र में गया और बैरेट को वापस लॉकर में रख दिया। लेकिन बंदूक लेने आई एक महिला थी जिसका नाम फॉर्म जिंग था। उसने बॉक्स में खाली कारतूस देखकर अंदाजा लगाया कि मां हान ने काम पूरा कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मां हान वास्तव में पुलिस का अंडरकवर एजेंट था। उसने पहले ही स्नाइपर राइफल बदल दी थी, इसलिए मारा गया व्यक्ति वास्तव में नहीं मरा। इस घटना के बाद झांग हुआ को एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी उसे मारना चाहती है, इसलिए उसने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल करने का फैसला किया। फॉर्म जिंग, उस गंदी औरत ने मुझे मारने की कोशिश की, तुम पहले आराम से लेटो, मुश्किल से जान बची है। फॉर्म जिंग तुम्हें क्यों मारना चाहती है? क्योंकि मैं उसके अतीत के बारे में जानता हूँ। असल में वह और जिया झेंगियान दोनों जुआरी थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी और कर्ज में डूब गए। जिया झेंगियान की गर्लफ्रेंड फॉर्म जिंग ने उसे ड्रग्स देकर अपने शरीर का इस्तेमाल कर कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया। बाद में सुना कि फॉर्म जिंग मनोरंजन उद्योग में अच्छा कर रही है, इसलिए उसने स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे जिया झेंगियान को फिर से ढूंढा। क्या कुछ फायदा हो सकता है? लेकिन अनजाने में उसने पाया कि जिया झेंगियान अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए फॉर्म जिंग के इशारों पर चल रहा था। लेकिन एक बार जब जिया झेंगियान नशे में था तो उसने गलती से बताया कि फॉर्म जिंग एक गलत रास्ते पर चल रही है। जिया झेंगियान को जहर देने वाली दवा भी फॉर्म जिंग ने ही बदली थी। लेकिन तभी मां हान का फोन बजा। किलर ट्रेनिंग कैंप ने उसे दूसरा मिशन दिया और इस बार का लक्ष्य गोंगसुन फॉरेंसिक था। लेकिन गोंगसुन को यकीन नहीं था कि फॉर्म जिंग उसे नुकसान पहुंचाएगी। असल में दोनों छात्र जीवन से ही एक दूसरे को जानते थे। उस समय फॉर्म जिंग ने ड्रग्स लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गोंगसुन ने उसे बचा लिया था। इतने सालों में दोनों का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन इस बार फॉर्म जिंग के देश लौटने के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन असली मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए उसने मां हान की योजना के साथ सहयोग करने का फैसला किया। सेगमेंट 1, बैशी ग्रुप के ड्रामा रेस्टोरेंट में आज गोंगसुन और बाई जी का पहला डेट है और फैंग जिंग पहले से ही घूंघट पहनकर वहां बैठी है नाटक देखने के लिए। जैसा ही गोंगसुन हॉल में आया, मां हान ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। बाई जी, जो इस सबसे अनजान थी, गोंगसुन के लिए दिल से रो रही थी। इससे फैंग जिंग को गोंगसुन की मौत पर और विश्वास हो गया। फिर पुलिस के पहले से तैयार एम्बुलेंस ने गोंगसुन को जल्दी से वहां से ले गया। वान चाओ ने इस मौके का फायदा उठाया, उथैया और फैंग जिंग का पूछा किया और पता चला कि उसका और दर्द यू का रिश्ता कुछ खास है। डॉक्टर झन को भी फैंग जिंग के इरादे समझ आ गए। क्या फोटो से दिख रहा है फैंग जिंग अभी व्यक्तित्व विभाजन की स्थिति में है। शायद उसका दूसरा व्यक्तित्व पैंग यू से प्यार कर बैठा है। अगर पुलिस को पता चल गया उसने कभी निषेध दवा ली थी, तो वो पहला शक किया जा सकता है और शायद पैंग यू तक भी पहुंचा जा सकता है। इसलिए उसने गोंगसुन को मरने का सोचा। फिर कुछ लोगों ने पहले से मारा दिए गए प्रोफेसर को ढूंढा, जिसे पता चला कि उसने और पैंग यू ने मिलकर व्यक्तित्व विभाग को दवाई से नियंत्रित करने का तरीका ढूंढा था। लेकिन बाद में सेगमेंट 2, उसने देखा कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसलिए हमने प्रोजेक्ट को बैन बनाया है करने का फैसला किया। लेकिन पंग यू ने इसे आगे बढ़ाने की बात और कहा कि हमें एक उत्तम प्रयोग विषय ढूंढ लिया है। डॉक्टर जहान को लगा कि उसका विषय फैंग जिंग हाई है, इसलिए हमने तुरंत लोगों को फैंग किया जिंग के विला को घेरने भेज दिया। फैंग जिंग को समझ आ गया क्या फैंग उसके जिंग पास ने वक्त सुनते कम है, इसलिए उसने पैंग यू से एक सवाल फैसला ले लिया। पूछताछ कक्ष में उसने अपने जुर्म को बिना झिझक मान उसके लिया। उसने आंशु कहा मन की उसने कहा मैं कि उसने और जो बहाए उसे चोट एक पहुंचा चुके थे, समेत गोंगसुन को भी नुकसान पहुंचा दिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि उसने उसे बचाया था और सामान्य जिंदगी जीते का सपना देखा था, लेकिन नए काबू आ गए। स्कूल की लड़कियां सोचती थी कि वो गोंगसुन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उससे धमकी मिलती थी। कुछ लड़कियां उसके बाथरूम में मरने तक आ जाती थी, लेकिन गोंगसन कभी समझे नहीं आया। उसका आदमी और शरीर फिर से चोट खा गया और उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उसके माँ बाप ने उसे विदेश के पुनर्वास केंद्र भेज दिया। पैगा यू सेगमेंट 3, विदेश की गलियों में मुलाकात हुई। उसने उसकी मदद की और ड्रग्स छोड़ने में मदद की। फैंग जिंग को लगा कि उसने अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, लेकिन उसने देखा कि पंग यू भी बाकी मर्दों की तरह है, जो पाने के बाद कभी नहीं संभलता। फैंग जिंग हर दिन टूटे के कगार पर थी, इसलिए उसका दूसरा व्यक्तित्व निकल आया। उसने उन सभी मर्दों को साफ करना शुरू किया जो उसकी नजर में गंदे थे। फैंग जिंग ने कहा कि ये सब उसने अकेली किया। पैंग यू को कुछ नहीं पता। सबको पता था कि फैंग जिंग पैंग यू को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। फैंग जिंग व्यक्तित्व विभाजन के कारण बिना दोष के बच सकती थी और पैंग यू ने कल विदेश जाने की टिकट ले ली थी। अगर एक दिन में सबूत नहीं मिला तो पैंग यू दूर चला जाएगा। डॉक्टर झन को याद आया कि फैंग जिंग का व्यवहार पूछताछ में अजीब था।
असली व्यक्तित्व विभाजन में दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग यादें रखते हैं, लेकिन फैंग जिंग और गोंगसन की बातचीत में उसका दूसरा व्यक्ति प्रभावित था। लेकिन हमें सेगमेंट 4 साफ साफ यूनिवर्सिटी के समय की बातें बता दी, इसलिए उसने तय किया कि फैंग जिंग नाटक कर रही थी, उसे व्यक्तित्व विभाजन नहीं था। उसने सोचा कि वो पैंग यू से मिलकर बात करेगा। जैसी ही मुलाकात हुई, डॉक्टर झन ने पैंग यू के सिद्धांत को गलत साबित किया। स्नाइपर क्यूई लेई और क्लोकमैन यान फैंग सिर्फ दवाई के करंट कंट्रोल से बाहर था। माँ और हान पुलिस उसका का सबसे गुप्तचर घर का था। विषय फैंग जिंग वो बस एक नाटक था, बस उसके पास रहने के लिए ही मैं नाटक कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने नशे की लत को भी छोड़ दिया, उसकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है ये समझा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को व्यक्तित्व विभाजन कैसे हो सकता है? लेकिन भले ही डॉक्टर झान ने बहुत कुछ कहा, पांग यू ने हमेशा ये दावा किया कि उसका इन चीजों से कोई संबंध नहीं है, और फॉन्ग जिंग ने भी अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस के पास नए सबूत नहीं है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि डॉक्टर झान ने पहले ही हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया था। उसने धीरे से मेज पर रखी गेंद को खींचा और फिर उंगलियों से तालबद्ध तरीके से मेज पर थपथपाया। जल्दी ही पांग यू की चेतना धुंधली होने लगी, लेकिन जब उसकी मानसिक रक्षा लगभग टूटने वाली थी, उसने अचानक चुप रहने का इशारा किया। असल में इससे पहले ही उसे किसी और ने हिप्नोटाइज कर दिया था। ये कहने के बाद पांग यू बेहोशी में दरवाजे से बाहर चला गया। उसकी नजरें खाली थी और उसने आसपास के माहौल को नजरअंदाज कर दिया। अंततः वह एक ड्राइवर द्वारा जो समय पर ब्रेक नहीं लगा सका, टक्कर मारकर मारा गया। यह निश्चित रूप से सबसे अजीब हत्या का दृश्य है जो आपने देखा होगा। हत्यारा हर बार हत्या के बाद मृतक के खून से आसपास अजीब गंजापन छोड़ देता है और फिर स्टूल पर खड़ा होकर अपनी कृति का आनंद लेता है। डॉक्टर झान ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक जादुई हत्या का मामला है, लेकिन ये जादुई हत्यारा 10 साल पहले गायब हो गया था। अचानक एक 20 साल की महिला शिक्षक पर हमला क्यों किया गया? और इस बार की हत्या की विधि स्पष्ट रूप से बहुत असभ्य थी। हालांकि जब वे लोग अभी भी स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, एक छोटी लड़की भी उसी तरीके से बाहर मारी गई। लेकिन जब डॉक्टर झान स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस बार शव को बहुत व्यवस्थित रूप से रखा गया था और मृतक के चारों ओर के 4 अलाव जैसे किसी स्मृति को जागृत करने का संकेत देते थे। डॉक्टर झान का मानना था कि दोनों मामले एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किए गए थे। यह हत्यारा स्पष्ट रूप से अधिक पेशेवर था, क्योंकि उसने जानबूझकर मृतक के सिर के ठीक सामने एक पत्थर रखा था ताकि वो यहाँ खड़ा होकर अपनी कृति का आनंद ले सके। यह विकृत मानसिकता 10 साल पहले के हत्यारे के समान थी। यह अनुमान जल्द ही सत्यापित हो गया जब फोरेंसिक जांच में पाया गया कि दोनों मृतकों के घावों के दबाव बिंदु बिल्कुल विपरीत थे। इसका मतलब है कि महिला शिक्षक झांग झेनझेन की हत्या करने वाला हत्यारा एक लेफ्टी था, जबकि उस छोटी लड़की के शरीर पर घाव बहुत गहरे थे, जो एक अनुभवी व्यक्ति का काम था। इसी समय जांच कर रहे पुलिसकर्मी ने एक खबर लाई। स्कूल के सुरक्षा गार्ड ने कहा कि पिछली रात गश्त के दौरान उसने देखा कि मृतक के कक्षा में कुछ हरे भूतिया आग जल रही थी, लेकिन जब वो अंदर जाकर जांच करने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक लंबे बालों वाली महिला भूत ने आधा मरा दिया। फोरेंसिक विशेषज्ञ को याद आया कि पहले स्थल का निरीक्षण करते समय कक्षा की खिड़कियां हरी थी, इसलिए व्हाइट टीम का मानना था कि पिछली रात निश्चित रूप से किसी ने अंदर कुछ जलाया था। डॉक्टर झान का मानना था कि यह लंबे बालों वाली महिला भले ही हत्यारा न हो, लेकिन वो निश्चित रूप से एक जानकार थी। इसलिए व्हाइट टीम ने छोटी लड़की के घटनास्थल पर घात लगाने का फैसला किया और सच में कुछ ही समय बाद लंबे बालों वाली महिला वहां दिखाई दी। उसने देखा कि वो चुपके से जादू के घेरे के बीच में आई और एक तरफ आत्मा के ताबीज जलाते हुए माफी मांगने लगी। इन वर्षों में मैं भी अच्छा नहीं रहा हूँ, लेकिन निर्दोष को छोड़ दो, कृपया उसे छोड़ दो। इससे सभी को उसके मुंह से निकले गैली के बारे में दिलचस्पी हो गई। हालांकि इससे पहले कि कुछ लोग महत्वपूर्ण बिंदु सुन पाते, व्हाइट टीम ने देखा कि उनके पीछे एक काले कपड़े पहने व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को उजागर होते देखा, वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। सभी लोग केवल लंबे बालों वाली महिला को पुलिस स्टेशन ले जा सके, लेकिन पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त करने के लिए डॉक्टर झान ने फैसला किया कि फिलहाल उसे पूछताछ नहीं की जाएगी। सबसे जरूरी काम यह है कि पहले उसके और गैली की पहचान को समझा जाए। इसके बाद व्हाइट टीम को अभिलेखागार के प्रबंधक से पता चला कि जादुई हत्यारा 10 साल पहले ही अनगिनत हत्याएं कर चुका था। केवल 6 महीनों में उसने 30 से अधिक पीड़ितों को मार डाला था। हर मृतक के आसपास एक खून की तस्वीर छोड़ी जाती थी, लेकिन हर खून की तस्वीर अलग होती थी। बाद में किसी कारण से हत्यारा अचानक गायब हो गया और गैली हत्यारे का आखिरी शिकार था। इसके बाद डॉक्टर झान ने तुरंत गैली के अभिलेखों को निकाला और पाया कि गैली की मृत्यु का स्थल अन्य पीड़ितों से पूरी तरह अलग था। उसे किसी ने कुंद वस्तु से सिर के पीछे मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, और उसके सिर का खून पूरी तस्वीर की पूर्णता को नष्ट कर चुका था। डॉक्टर झान ने निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय निश्चित रूप से कुछ बदलाव हुआ था। शायद यही कारण है कि हत्यारा 10 साल के लिए गायब हो गया। मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए बावजूद विशेष रूप से सभी को एक जादू जानने वाले व्यक्ति से मिलने ले गया। वो हाल ही में इंटरनेट पर बहुत प्रसिद्ध हो चुके जादूगर झाओ झेन थे। हालांकि जब उन्होंने स्थल की खून की तस्वीरें देखी तो उन्होंने तुरंत तस्वीरों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार चाहे वह रेखाएं हो या खून की तस्वीर का अर्थ, छोटी लड़की का समूह स्पष्ट रूप से सही था। उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक में देखा था कि ये खून की तस्वीरें सभी मूल जनजातियों के टोटेम से विकसित हुई थी। चित्र पर आंखें या सांप, यहाँ तक कि मानव आकृति, सभी अलग अलग प्राचीन अभिशापों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरल शब्दों में, किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा मारा जाना चाहिए। झांग झेनझेन की हत्या करने वाला हत्यारा अधिकतर एक अधूरा नकलची था। वो श्राप के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब सब पुलिस स्टेशन लौटे तो पुलिस ने लंबे बालों वाली महिला की पहचान कर ली। उसका नाम कोंग लीपिंग था, उम्र 31 साल। 2 साल पहले उसके पति की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से वो अकेले अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। अब वो पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रही थी कि अगर उसे आज रात घर नहीं जाने दिया गया तो बच्चे को कुछ हो सकता है। इसलिए व्हाइट टीम ने तुरंत पूछताछ शुरू करने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर झान ने तुरंत कुछ गड़बड़ देखी। कोंग लीपिंग की चिंता उसके तनाव से ज्यादा थी, जिससे पता चलता है कि वो बच्चे की
चिंता नहीं कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी नजरें हमेशा बाईं और नीचे देख रही थी, जो बताता है कि वो कुछ सोच रही थी। इसलिए डॉक्टर जान को शक हुआ कि कोंग लीपिंग ने जानबूझकर पुलिस द्वारा पकड़े जाने की योजना बनाई थी। वो शायद इस तरह से पुलिस को कुछ जानकारी देना चाहती थी। और सच में व्हाइट टीम ने पूछताछ शुरू भी नहीं की थी कि कोंग लीपिंग ने सब कुछ बता दिया। असल में वो और जिया ली पहले एक ही डांस स्कूल में थे। उस समय जिया ली का रवैया बहुत घमंडी था, इसलिए कुछ लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन जब वे पहुंचे तो जिया ली पहले ही मर चुकी थी। उस समय सबकी उम्र बहुत कम थी और शरारत में उन्होंने वो खून का निशान बना दिया। हालांकि उसे नहीं पता कि जिया ली का असली हत्यारा कौन है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। और पहली मृतक झांग झेंझे भी उस समय वहाँ थी, इसलिए उसे लगता है कि कोई जिया ली का बदला ले रहा है। जाने से पहले उसने खासतौर पर 2 लोगों को बताया कि जिया ली की एक बहन भी है, लेकिन दोनों को अलग अलग परिवारों ने गोद लिया था, इसलिए उसे बहन का नाम नहीं पता। लगता है कि यही जानकारी वो असल में पुलिस को देना चाहती थी। अब झांग झेंझे के अलावा जो मर चुकी है, शेन लीपिंग समेत बाकी 4 लोग हत्यारे का अगला निशाना बन सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि इन लोगों को जल्दी से ढूंढा जाए। लेकिन तभी व्हाइट टीम को एक SOS मैसेज मिला। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक लड़की जमीन पर पड़ी है, उसके पेट पर चाकू के निशान है। महिला ने कमजोर आवाज में बताया कि उसकी रूममेट का नाम ली शू है। व्हाइट टीम को तुरंत याद आया कि वो नोट पर लिखे नामों में से एक है, इसलिए वो तुरंत पीछा करने लगे। खून के निशान का पीछा करते हुए वो पार्किंग में पहुंचे और आखिरकार एक बॉक्स में 2 लड़कियों को पाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें बाहर निकाला, एक आदमी हाथ में चाकू लेकर आ गया। बचाने के बाद पीछे से एक आदमी हाथ में चाकू लेकर आ गया, लेकिन व्हाइट टीम ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे आसानी से काबू में कर लिया। जब आदमी को पूछताछ कक्ष में लाया गया तो उसने सिर्फ ली शू को मरना चाहिए यही बात दोहराई। जांच में पता चला कि आदमी का नाम वेई योंग था, जो जिया ली की हत्या की जांच करने वाला पुलिसकर्मी था, लेकिन बाद में उसने जानबूझकर सबूतों को नष्ट कर दिया, इसलिए उसे पुलिस बल से निकाल दिया गया। अफसोस की बात है कि फाइलों में सिर्फ पुलिस द्वारा एकत्रित की गई तस्वीरें थी, इसलिए असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इस समय डॉक्टर जान ने अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को देखा और कुछ गड़बड़ महसूस की। कोंग लीपिंग द्वारा दी गई सूची में सबसे छोटा व्यक्ति भी 10 साल पहले 21 साल का था, लेकिन जब घर में हत्या हुई तो वो सिर्फ 16 साल का था। कोंग लीपिंग ने कहा था कि उनका जिया ली के साथ कोई विवाद था, लेकिन उनकी उम्र में इतना बड़ा अंतर था कि वे एक ही डांस क्लास में नहीं हो सकते थे। इसलिए डॉक्टर जान ने निष्कर्ष निकाला कि कोंग लीपिंग ने पुलिस से कुछ छुपाया है। उन्होंने पहले अस्पताल जाकर ली शू से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन तभी महिला पुलिस को एक कॉल मिली कि कोंग लीपिंग को उसके घर में फांसी पर लटका पाया गया। 3 लड़कियां स्कूल से बाहर निकलते समय अचानक देखती हैं कि शिक्षक खून से लथपथ हैं, जो चेंजिंग रूम से बाहर भागते हैं। इसलिए कुछ लोग तुरंत कमरे में जाकर देखते हैं और परिणाम स्वरूप वे जमीन पर एक शव पाते हैं। हालांकि जब कुछ लोग पुलिस को बुलाने के लिए हिचकिचा रहे होते हैं, तभी 2 शिक्षक को पसंद करने वाली सीनियर्स उन्हें रोक देती हैं। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने शिक्षक को बेगुनाह साबित करने के लिए मृतक के चारों ओर एक टोटेम बनाया, ताकि बदनाम जादुई हत्यारे पर आरोप लगाया जा सके। लेकिन 10 साल बाद उस समय मौजूद लड़कियों की लगातार हत्या हो रही है और घटनास्थल पर हत्यारे द्वारा उसी तरह के टोटेम छोड़े गए हैं। हालांकि और भी अजीब बात यह है कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पता चलता है कि कोंग लिपिंग ने आत्महत्या की है, क्योंकि जमीन पर केवल मृतक के पैरों के निशान हैं और पैरों के निशानों के वितरण से यह स्पष्ट होता है। मृतक जब इस टोटेम में गई तो वह फिर कभी बाहर नहीं आई। पूरे कमरे में खून के धब्बे हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद होता तो कोई निशान नहीं छोड़ना असंभव होता। इसके अलावा उसके मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉ झांग को संदेह है कि उसे शायद पहले ही हिप्नोटाइज किया गया था। इस समय फोरेंसिक विशेषज्ञ ने पाया कि कोंग लिपिंग की बाहों पर कई निशान हैं और घावों के दृष्टिकोण से यह आत्मक्षति होनी चाहिए। घटनास्थल पर कुल 13 टोटेम हैं, लेकिन उन पर खून के रंग की तीव्रता अलग अलग है, जो यह दर्शाता है कि कोंग लिपिंग ने अपनी खून को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया। इसे बनाने में बहुत समय लगा। इस तरह की निर्दयी हत्या की विधि ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया। यदि कोंग लिपिंग ने वास्तव में उस समय कुछ गलत किया था और हाल ही में सुना है कि अन्य लोग भी मारे गए हैं, तो वह निश्चित रूप से सोचती होगी कि वह जल्द ही हत्यारे का अगला लक्ष्य बन जाएगी। इस स्थिति में वह शायद ज्योतिषी की मदद मांगने की कोशिश करेगी। इसलिए बाई टीम ने तुरंत पुलिस कर्मियों को यह जांचने के लिए भेजा कि क्या कोंग लिपिंग ने हाल ही में ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क किया है। इसके बाद 2 लोगों ने बचने वाले ली शू से संपर्क किया और एक दूसरे से जानकारी प्राप्त की। उस समय के पुरुष शिक्षक का नाम टोंग मिंग था और उसका सबसे बड़ा शौक छोटी उम्र की छात्राओं में था, लेकिन उस बार उसे झू जियाली के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसने उसे गलती से मार डाला। लेकिन डॉ झांग उसकी बातों पर संदेह बनाए रखते हैं। आखिरकार ली शू का शिक्षक के प्रति प्रेम भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अन्य 3 छात्र सच को छुपाने के लिए क्यों तैयार हैं? और भी अजीब बात यह है कि मरे हुए लोग सभी उस समय के गवाह थे, इसलिए डॉ झांग को संदेह है ये लोग शायद मुंह बंद करने का शिकार हुए हैं और वर्तमान में जीवित केवल शेन लिंग ही बचा है। यदि वह हमेशा सुरक्षित रहता है तो हत्यारा संभवतः उसके आसपास के करीबी लोग हो सकते हैं। इसीलिए दोनों तुरंत शेन लिंग के भाई बहन के पास गए। परिणाम स्वरूप शेन लिंग द्वारा वर्णित घटना का क्रम अन्य लोगों के साथ मूल रूप से मेल खाता है, लेकिन उसने एक विवरण जोड़ा कि उस समय एक संगीत नाटक का प्रदर्शन होने वाला था, जो उन कुछ लड़कियों के लिए एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। इसलिए इस महत्वपूर्ण समय पर वे भी नहीं चाहते थे कि इस नाम के नृत्य शिक्षक को कोई नुकसान पहुंचे। हालांकि उसकी व्याख्या और भी अधिक तर्कसंगत है, लेकिन डॉ झांग अभी भी मानते हैं कि यह कारण बहुत कमजोर है। इसके पीछे निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य छिपा है। जैसा कि उम्मीद थी, पुलिस ने जब निगरानी फुटेज की जांच की तो पाया कि झाओ जुए भी घटनास्थल पर मौजूद थी और उसने कैमरे की ओर चुनौतीपूर्ण तरीके से एक
पदोन्नति का इशारा किया। इसके बाद सभी ने कोंग लिपिंग की करीबी दोस्त से जाना कि झाओ जुए कोंग लिपिंग की ज्योतिषी है। फिर कुछ लोग दोस्त के नेतृत्व में झाओ जुए के कार्यशाला में पहुंचे। हालांकि अजीब बात यह है कि झाओ जुए ने केवल 3 महीने पहले जेल से भागा था, लेकिन पास में खड़ी छोटी लड़की ने कहा कि वह यहाँ 3 साल से है। दोस्त ने भी कहा कि वह यहाँ परामर्श के लिए 1 साल से अधिक समय से आ रही है। तभी बाई टीम ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन झाओ जुए ने बस कुछ बेतुके शब्द कहे और उसके पीछे के 2 लोग तुरंत बेहोश होकर छत की ओर देखने लगे। डॉ झांग ने तुरंत समझ लिया कि उन्हें हिप्नोटाइज किया गया है, इसलिए वह सीधे दोस्त के पास गए। पहले उसके कान में कुछ कहा, फिर एक ताली बजाई और तुरंत झाओ जुए के हिप्नोसिस को तोड़ दिया। तुम पहली बार कब आई थी? 3 दिन पहले। मेरा सिर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सामने वही झाओ जी है जिसे वे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। झाओ जियाओ ने इस दिन की कल्पना कर ली थी, इसलिए उसने लड़की से सामग्री लाने को कहा जिसमें उसके नए नाम झाओ लेई लिखा था। उसने नई पहचान तैयार की थी और पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी 10 उंगलियों के निशान पहले ही मिटा दिए थे। अब स्थिति ऐसी थी कि दोनों को निराशा से जाना पड़ा। घर लौटकर डॉ जान ने आंखें बंद कर सोचा। जो यू ने समझा कि झाओ जियाओ इस 10 साल पुराने मामले में शामिल होने का कारण ये है कि उसने इसे एक खेल की तरह लिया है। चाहे वह हत्यारा हो या पीड़ित, उसके लिए वे केवल उपकरण हैं। कोंग लिपिंग ने लंबे समय तक हिप्नोटिज्म के बाद आत्महत्या की और झाओ जियाओ के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। और कोंग लिपिंग की आत्महत्या का दृश्य पूरी तरह से उस समय के हत्यारे के समान था, जो यह दर्शाता है कि वह संभवतः उस समय के जादुई हत्यारे को जानता था, जबकि झाओ जियाओ ने जेल में पूरे 20 साल बिताए। इसलिए वह मानता है कि जादुई हत्यारा लगभग 50 साल का एक अविवाहित पुरुष होना चाहिए और उसमें कुछ हद तक परफेक्शनिज्म होना चाहिए, जिससे इस दायरे के आधार पर जांच की जा सके। हालांकि जब दोनों पुलिस स्टेशन लौटे तो उन्हें पता चला कि सभी पुलिसकर्मी शेन समूह के उद्घाटन समारोह में गए हुए हैं। दूसरी ओर समारोह की वान हुई शंग जादूगर एक बड़े जादू का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जब उसने बक्सा खोला तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर भयावह आतंक का भाव था, क्योंकि बक्से में एक महिला की लाश पड़ी थी जिसकी गर्दन में एक चाकू धंसा हुआ था। मृतक शेन समूह की बड़ी बेटी शेन लिंग थी और शेन लाओबान तुरंत अपनी बहन का बदला लेने के लिए बंदूक निकालता है, जबकि पुरुष पुलिस उसे शांत रहने के लिए जोरदार कोशिश करते हैं। लेकिन शेन पहले ही अपनी समझ खो चुका था। उसने गोली चलाई और मारने को तैयार था। सौभाग्य से जादूगर ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। पुलिस जब चेन चांग पर पहुंची तो तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर लिया, लेकिन अब तक उस समय के सभी गवाहों की हत्या हो चुकी है। तो असली हत्यारा कौन है, ये शायद हमेशा एक रहस्य रहेगा। हालांकि फोरेंसिक शव परीक्षण के दौरान पता चला कि शेन लिंग की असली मौत का कारण किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को दबाना था, जिससे अंततः यांत्रिक रूप से दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई। और ये चाकू ऐसा लगता है जैसे हत्यारे द्वारा हत्या करते समय अनजाने में छोड़ी गई एक निशानी, जिसने सभी के दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी। महिला पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रही थी जब अचानक उन्होंने देखा कि पीछे एक समूह डाकुओं का आ गया है। तुरंत उन्होंने अपनी लंबी टांग उठाई और 2 लोगों को जमीन पर गिरा दिया। जाहिर है कि यह डाकुओं का समूह बिल्कुल भी पेशेवर नहीं था, यहाँ तक कि उनके हाथ में रखी चाकू भी उल्टी थी। जब महिला पुलिस ने अपना बैज दिखाया तो डाकू डर कर भाग खड़े हुए। तुम बेवजह इसमें टांग क्यों अड़ा रही हो? मैं खुद ही इसे संभाल सकती हूँ। नकली डंडे और नकली चाकू, ये अपहरणकर्ता बहुत ही गैर पेशेवर हैं। उसी रात शेन लिंग के साथ कुछ गलत हो गया। जादूगर झाओ चैन जब बड़ा जादू दिखा रहे थे तब अचानक शेन लिंग की लाश प्रकट हो गई। उसकी गर्दन में एक छुरा घुसा हुआ था, लेकिन फोरेंसिक परीक्षण के बाद पता चला कि असली मौत का कारण उसकी गर्दन का घोंटा जाना था, जबकि गर्दन में धंसी हुई छुरी ज्यादा रहने वाली हथियार के निशान को छुपाने जैसी लग रही थी। डॉक्टर जान ने जादुई बॉक्स को धीरे से थपथपाया और पाया कि उसके अंदर एक गुप्त रास्ता है। दोनों उस रास्ते के साथ साथ चलकर एक कमरे तक पहुंचे और जल्दी ही वहां बेहोश पड़ी एक बनी लड़की को पाया। भाषा के जागने के बाद उसने उन दोनों को बताया कि बेहोश होने से पहले उसने देखा था कि कातिल की गर्दन में एक बड़ी सोने की चेन थी, जो बहुत हद तक शेन लिंग के भाई शेन चियांग की लग रही थी। लेकिन उन दोनों का मानना था कि उसके पास अपनी बहन को मारने का कोई कारण नहीं होगा। ये संभवतः कातिल की आंखों का धोखा था। इसके बाद डॉक्टर जान ने शेन लिंग की बेटी से सुना। शेन लिंग पहले पूरी रात उसके साथ थी, लेकिन बाद में जब उसने सुना कि कॉन्ग चेंग आने की तैयारी कर रहा है तो वह उसे नापसंद करने लगी और विशेष मार्ग में छिप गई। दिन में कॉन्ग चेंग द्वारा जानबूझकर रची गई अपहरण योजना को याद करके डॉक्टर जान के मन में तुरंत जवाब आ गया। संभवतः शेन परिवार में कॉन्ग चेंग की स्थिति के कारण उसे इस विशेष मार्ग के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए उसने मौका पाकर जब शेन लिंग उस विशेष मार्ग में गई तो जब वह तैयार नहीं थी तो उसे हार से गला घोंट दिया और फिर जब रैबिट गर्ल नीचे आई तो उसे बेहोश कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में जानबूझकर उसे अपने सीने पर बड़ी सोने की चेन दिखाई ताकि सारा इल्जाम शेन कियान पर डाला जा सके। अंत में शेन लिंग को जादुई बॉक्स की चाल में डाल दिया ताकि सब कुछ बिना किसी को पता चले पूरा हो सके। और इसी समय कोंग चेंग चोरी छिपे शेन कियान की कार में एक बैग रख रहा था, लेकिन उसे व्हाइट टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया और बैग में शेन लिंग का खून था। कॉन्ग चेंग अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहा था, ये न जानकर कि जब डॉक्टर जान ने शव देखा तभी उन्होंने उसे अपराधी के रूप में पहचान लिया था, क्योंकि असली जादुई हत्यारे हमेशा मृत व्यक्ति की आत्मा को चाकू से काटते हैं। लेकिन इस बार हत्यारे ने चाकू को शेन लिंग की गर्दन में घुसा दिया, और वो भी तब जब शेन लिंग पहले से ही गला घोंटकर मारी जा चुकी थी। ये कार्रवाई देखने में अनावश्यक लगती है,
असल में यह अपनी गलती सुधारने की कोशिश थी, क्योंकि उसने शेन लिंग को जिस हथियार से गला घोंटा था वो उसकी अपनी पहना हुआ चेन था। लेकिन अपराध के समय चेन पर नाम के अक्षर सीधे शेन लिंग की गर्दन पर छप गए थे। वह मूल रूप से पूरी त्वचा को काटना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण वह केवल चाकू से शेन लिंग के निशान को छुपा सकता था। दुर्भाग्य से चाकू का घाव निशान को पूरी तरह नहीं छुपा सका। स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि कोंग चेंग को कबूल करना पड़ा कि पहले के सभी गवाह उसके हाथों मारे गए थे। असल में 10 साल पहले पुराने व्यक्ति की यातना से मरी हुई सू जियाली उसकी प्रेमिका थी, लेकिन उन लड़कियों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर असली अपराध स्थल को छुपाने के लिए सबूतों में हेरफेर की, जिसके कारण इतने वर्षों से उन्होंने जांच नहीं छोड़ी। शायद यह भगवान की मर्जी थी कि कोनगा शेंग संयोगवश शेन समूह के वकील सलाहकार बन गए, जिससे उन्हें शेन भाई बहनों से सच्चाई का पता चला। इसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए एक श्रृंखला की योजना बनाई। हालांकि जब सभी लोग शैंपेन खोलकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक बाई टीम को एक पुलिसकर्मी का फोन आया। पता चला कि कोंग चेंग को ले जा रही पुलिस कार का एक्सीडेंट हो गया है। कोंग चेंग भागने से पहले एक पिस्तौल भी ले गया, जिससे बाई टीम को चिंता हुई। इसी दौरान उसने देखा कि तस्वीर में दिखाई दे रही शू जियाली और चेन जियाई एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वह तुरंत चेन जियाई के घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चेन जियाई पानी में डूबी हुई है। कांग चेंग को डर से बुरा प्रभाव पड़ा। असल में उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही खराब थी। उसने हमेशा चेन जियाई को शू जियाली समझा, इसलिए डॉ झांग ने चेन जियाई को इशारा किया और उसने तुरंत समझ लिया और कोंग चेंग को एक आकर्षक नजर दी। वास्तव में वह जल्दी ही शांत हो गई। हालांकि जब सभी लोग सोचते हैं कि स्थिति अंततः नियंत्रण में है, कोंग चेंग अचानक जाग जाता है और चेन जियाई को बालकनी से फेंक देता है। सौभाग्य से महिला पुलिस ने नीचे उसे पकड़ लिया और कोंग चेंग फिर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाई टीम ने चेन जियाई से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह शू जियाली को बिल्कुल नहीं जानती और वह बचपन से ही अपने परिवार की एकमात्र संतान रही है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि अगर किसी के पास समानता है तो अब केवल ये हो सकता है कि वे एक ही माता पिता से नहीं है, या फिर वे केवल इंटरनेट सेलिब्रिटी। क्या यह सच नहीं है? झांग ने यह सुनते ही तुरंत समझ लिया और जाने के बाद दोनों ने कोंग चेंग के हाथों से बचकर निकले ली शू की निगरानी करना शुरू कर दिया और वह शेन लिंग के भाई शेन कियान से मिलने गया। उस समय के जानकार केवल तुम और मैं हैं, शायद अगला तुम ही नहीं होगा, क्योंकि लीशु पहले ही मर चुका है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? लीशु मर चुका है तो तुम कौन हो? तुम लीशु नहीं हो। असल में वह शू जियाली की बहन शू जियाकिंग है। उसने अपनी बहन के लिए प्रतिशोध लेने के लिए लीशु को मारने के बाद उसकी तरह दिखने के लिए सर्जरी करवाई। शेन कियान थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन शू जियाकिंग को बिल्कुल भी डर नहीं था। अपनी बहन के लिए प्रतिशोध लेने के लिए उसने पहले ही जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज कर दिया था। पुलिस अब दिन रात उसके पीछे है। जैसे ही वह मरेगी, शेन कियान भी जीवित नहीं रह सकता। फिर उसने 10 साल पहले की सच्चाई बताई। असल में उस समय कुछ लड़कियां और शिक्षक ड्रेसिंग रूम में ड्रग्स ले रहे थे और परिणाम स्वरूप शू जियाली ने अनजाने में उन्हें देख लिया और नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले लोग शेन कियान और अन्य थे, जिन्होंने मामले को छिपाने के लिए मिलकर शू जियाली की हत्या कर दी। और उसे यह सब पता चला क्योंकि उस समय का एक पुरुष शिक्षक अपराध बोध के कारण अक्सर अपनी बहन की कब्र के पास जाकर प्रायश्चित करता था और उसे एक बार ऊरान यह सब सुनने का मौका मिला। सुनने के बाद शेन कियान तुरंत हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौभाग्य से बाई टीम ने तेजी से कार्रवाई की और उसकी पिस्तौल को एक गोली से गिरा दिया। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। परिणाम अप्रत्याशित था। कैंग गैंग नगर नन लाओशी ने फोन किया और आत्मसमर्पण किया। असल में वह बिल्कुल भी नहीं मरा था, वह पहले से ही विदेश में रह रहा था। वह 1 महीने पहले ही देश वापस लौटा था और असली लीशु भी नहीं मरा था। वह अपने गृहनगर में नृत्य शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। इस तरह से शू जियाकिंग ने कुछ नहीं किया, लेकिन वह क्यों बार बार यह कहती रही कि उसने और लीशु ने दोनों को मारा? डॉ झांग को एहसास हुआ कि वह शायद हिप्नोटाइज की गई थी, इसलिए उसने उसे फोन में तस्वीरों को देखते रहने के लिए कहा। जब वह अपनी उंगली को दबाएगी, शू जियाकिंग पूरी तरह से हिप्नोसिस से जाग गई। असल में 1 महीने पहले उसने भाग्य शास्त्री झाओ जुए से मुलाकात की थी और फिर उसे हत्या की यादें भर दी गयी। अंत में उसे सर्जरी के लिए ले जाया गया, जिससे वह लीशु की तरह दिखने लगी। ऐसा लगता है कि यह सब झाओ जुए का परिणाम है और लीशु ने सख्त अर्थ में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में एक निर्दोष छोटी लड़की की हत्या हुई। पुलिस को अब तक केवल यह पता है कि हत्यारा संभवतः झाओ जुए को जानता है, लेकिन अन्य कुछ भी नहीं पता। और दूसरी ओर बाईची अस्पताल में जाओ झेन की देखभाल कर रहा है, जो उसे बचाने के लिए घायल हुआ है और यह जाओ झेन झाओ जुए का भतीजा है। लेकिन जैसे ही बाईची अस्पताल छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसे सीढ़ियों में एक हमले का सामना करना पड़ा। जाओ झेन समय पर आया और उसे घातक वार से बचा लिया। वह पीछा करने की सोच रहा था, लेकिन जाओ झेन ने घायल होने का बहाना बनाकर उसे रोक दिया। बाई टीम का मानना है कि जाओ झेन की क्षमता के अनुसार वह बाईची को बचाने और हत्यारे को पकड़ने में सक्षम है, लेकिन वह जानबूझकर घायल होकर भी उसे जाने देना चाहता है। इससे पता चला कि हत्यारा झाओ झेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों ने तुरंत झाओ झेन की 5 वर्षीय लड़की की मौत का पता लगा लिया। सिर्फ हत्यारे को दर्शाता है। मैंने झाओ झेन की पाबंदियां नहीं मानी। हत्यारा 24 घंटे से अधिक समय तक झाओ झेन को नहीं देखता है तो वह और हत्याएं कर सकता है। झाओ झेन ने याद किया कि एक दिन से उस व्यक्ति को नहीं देखा। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर लोकेशन ट्रैक की। डॉ जान हैरान रह गए।
क्योंकि वह छोटी लड़की का लक्ष्य था और आज ठीक उसी दिन उसका सिर काटा जाने वाला था। 7वें किंडरगार्टन के बच्चों ने आज उसके लिए कब्र जाने का वादा किया था और कब्र के सामने एक समूह बच्चे बंधे हुए थे। हत्यारा हाथ में तरबूज काटने वाला चाकू लिए इन बच्चों के करीब आ रहा था और वह झाओ झेन का पुराना नौकर था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, पुलिस समय पर पहुंच गई और पुराने नौकर ने तुरंत छोटी लड़की का अपहरण कर लिया और यही कारण था इतने लोगों को नुकसान पहुंचाने का। जब से झाओ जियो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे अकेलापन बोरिंग लगने लगा, इसलिए उसने अपनी नोट्स का अध्ययन करना शुरू किया और अनजाने में जादुई मंडल का चित्र खोज लिया। वह हत्या करने पर नियंत्रित नहीं कर सका। झाओ झेन बड़ा हुआ। नौकर ने देखा कि वह झाओ जियो के युए लाई युए शांग हो रहा है, इसलिए उसने हत्या करने का विचार छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा झाओ झेन को प्रशिक्षित करने में लगा दी। बड़े होने के बाद झाओ झेन एक जादूगर बन गया, जिससे उसे अत्यधिक निराशा हुई। उसने समाचार में देखा कि कोंग छेंग वास्तव में उसके जादुई मंडल का उपयोग करके हत्या कर रहा है, जिसने उसके अंदर के राक्षस को तुरंत जागृत कर दिया। लेकिन आखिरकार वह लगभग 70 साल का हो चुका है और किसी को मारने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसने इन छोटे बच्चों को अपना लक्ष्य बना लिया। हालांकि जब झाओ झेन ने नौकर को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की, तभी अचानक पीछे से एक सीटी की आवाज आई और जब सभी ने मुड़कर देखा तो पाया कि वह झाओ जियो था। नौकर को ऐसा लगा जैसे उसे कोई विशेष आदेश मिला हो। चाकू उठाकर छोटी लड़की पर हमला करने तैयार था, तभी बाई टीम ने गोली मार दी। लेकिन जब डॉजान ने मुड़कर देखा तो झाओ जियो नहीं था, इसलिए उसने रास्ते से उसका पीछा करना शुरू किया और उसने अपने पिता को देखा। दोनों बातचीत में कुछ गहरा अर्थ है। कृपया मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हारा बेटा। क्या आपको उसकी परवाह है, चाहे वह किसी का बेटा हो? मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उससे दूर रहिए। मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। एक आदमी अचानक सभी की नजरों के सामने केवल 1 मिनट से भी कम समय में जलकर कंकाल बन गया। और भी अजीब बात यह है कि पुलिस ने पूरी विला की जांच के बाद एक भी आग का स्रोत नहीं पाया। यही ये छिपे हुए हमले का श्राप है। हर महल में आग लगाई गई जो भूमि आधारित सभ्यता को कलंकित करने वाली। अंततः उन्हें प्रचंड आग की सजा मिलेगी। और पुलिस यहाँ इसलिए है क्योंकि बाई डुई का पूर्व साथी जी पुलिस स्टेशन आया और शिकायत की कि उसके नियोक्ता लाओगान 1 महीने पहले से हर हफ्ते एक धमकी भरा पत्र मिलता था। शुरू में लाओगान ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, इसे प्रतिस्पर्धियों की बेईमानी का एक तरीका समझा। लेकिन पिछले रात प्रदर्शनी हॉल में कुछ हुआ। सुरक्षा गार्ड ने अनजाने में एक भूतिया चेहरा देखा और फिर दीवार पर टुटसी जनजाति की पेंटिंग अचानक आग पकड़ ली। कहा जाता है कि टुटसी जनजाति का एक भयानक रिवाज है, जब भी कोई सदस्य अनफॉरगिवेबल गलती करता है, देवता आग भेजते हैं और उन्हें जलाकर कंकाल बना देते हैं। और ये कंकाल अंततः टुटसी जनजाति के अंतिम संस्कार के शिल्प का हिस्सा बन जाते हैं। आमतौर पर इन्हें बक्सों में रखा जाता है, इसलिए इन्हें सुगंधित शव भी कहा जाता है। और लाओगान सुगंधित शवों की नीलामी का व्यवसाय करता था। क्या वह टुटसी जनजाति के श्राप का शिकार हुआ? जब सभी लोग भ्रमित थे, पुलिस ने विश्राम क्षेत्र में संदिग्धों को पाया। एक आदमी का नाम लाओमो है, वह फोटोग्राफी का शौकीन है। कुछ दिन पहले उसे उन प्रदर्शनों की तस्वीरें लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये मानव शरीर का यह प्राकृतिक दृश्य हजारों वर्षों में एक बार देखने को मिलता है, इसलिए वह चुपचाप जिंगजाई शेन को पार कर गया। कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि अन्य 2 महिलाएं थीं। बड़ी उम्र की महिला एक लाओ जाओशो है जिसका नाम मोजू है, वह नंदाशुए के टुटसी अध्ययन संघ की अध्यक्ष हैं। युवा लड़की का नाम जो लू है, वह इस संघ की एक सदस्य है। उनके अनुसार लाओगान एक बहुत अच्छे दयालु व्यक्ति हैं और यह संघ लाओगान द्वारा दान किए गए धन से स्थापित किया गया था, इसलिए वे हर महीने एक बार मिलते हैं। अंतिम संदिग्ध एक जादूगरनी है जो लाओगान के श्राप को दूर करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह जादू करने से पहले ही लाओगान जलकर कोयला बन गया और वह बार बार कह रही थी कि टुटसी जनजाति का श्राप वास्तव में मौजूद है, जिससे पूरे मामले में रहस्य का रंग भर गया। हालांकि फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि शव पर पेंट में वू यांग हुआ एयरलिन के अवशेष हैं, जो उच्च तापमान पर जलने के बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पाउडर का उत्पाद है। लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पाउडर का जलने का तापमान 240 डिग्री होना चाहिए। सामान्यतः कोई ज्वलनशील सामग्री हो तुरंत नहीं जलाया जा सकता। और तो और घटनास्थल पर कोई युक्ति भी नहीं पाई गई। सामान समूह, सबसे अधिक संभावना मानव शरीर, प्राकृतिक मानव शरीर, प्राकृतिक। जानबोशी का मानना है कि सबसे बड़ा संदिग्धा जी होना चाहिए, क्योंकि वह लाओगान का व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड है और उसे लाओगान की गतिविधियों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई चाहता है कि लाओगान को बिना किसी को पता चले जलाकर मार दिया जाए, तो एजाई को यह करना सबसे आसान होगा। लेकिन बाई डुई उसकी राय से पूरी तरह असहमत है। आखिरकार पुलिस स्कूल में एजाई उसके ऊपर के बिस्तर पर सोता था, इसीलिए जानबोशी को अकेले आर्काइव रूम में जाकर एजाई के पुलिस के समय का रिकॉर्ड देखने के लिए जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि प्रशासक दरवाजे पर खड़ा है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। वे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तुम जा सकते हो। बाउसर ने कहा कि तुम अपवाद हो, आओ मैं अपवाद हूँ। हाँ, लेकिन जब जान बोशी अंदर गया तो प्रशासक ने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। असल में जाओ जुए पहले से ही यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जान बोशी ने प्रशासक से सहायता बुलाने की कोशिश की, तभी उसे पता चला कि वह पहले ही जाओ जुए द्वारा हिप्नोटाइज किया जा चुका है और जाओ जुए यहाँ का उद्देश्य जान बोशी को यह बताना था कि उसकी जाँच की दिशा गलत है। असली उत्तर इस वेबसाइट पर है। जाने से पहले जाओ छोटे गान और मोर्निंग के बीच का संबंध शुद्ध नहीं है। जल्दी ही पुलिस ने जाँच के माध्यम से पता लगाया कि यह पुराने गान वास्तव में इस संघ को केवल दान
नहीं कर रहा था। मोर्निंग ने कई शोध पत्र लिखे हैं जिसका उद्देश्य तुशी कला के सामान को जानबूझकर बढ़ाना है और मोर्निंग के नाम पर 10 से अधिक संपत्तियां हैं। लगता है कि वह पुराने गान के लाभ श्रृंखला का एक हिस्सा है। लेकिन इसी समय बाई टीम ने अचानक पाया कि वह जादूगर नववर्ष की सांस्कृतिक फोरम पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है और लाइव स्ट्रीम का पता मोर्निंग के घर के ठीक सामने है। शीर्षक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाईयांग आग में डूब जाएगा। इसलिए सभी तुरंत चेनचांग पर पहुंचे और नीचे मोर्निंग की छात्रा झोलू से मिले। कुछ लोग झोलू ऊपर गए और परिणाम स्वरूप देखा कि जादूगर अजीब तरीके से शाप पड़ रहा था जो जल्द ही पूरा होने वाला था। सभी को तुरंत बुरा लगा और वे तुरंत मोर्निंग के घर में घुस गए और पाया कि मोर्निंग पहले से ही आग में चिल्लाते हुए गिर चुका था। पुराने गान की तरह तुरंत ही जलकर कोयला बन गया। पुलिस ने तुरंत जादूगर को पूछताछ कक्ष में ले जाया, लेकिन वह उसी अजीब स्थिति में थी। उसने जोर देकर कहा कि वह केवल देवताओं की इच्छा का पालन करते हुए मोर्निंग के दंड को देखने गई थी। यह सुनकर तुरंत समझ में आ गया कि इसमें कोई गहरा रहस्य है। निश्चित रूप से पीछे के हत्यारे ने उसे पहले ही जानकारी दी थी। जादूगर ने यह सुनते ही तुरंत उठकर कहा कि विशेष टीम को भी जल्द ही अग्निदंड का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर फोरेंसिक ने मोर्निंग के शव पर भी बड़ी मात्रा में पेंटॉक्साइड पाया, लेकिन पहले की तरह कोई आग का स्रोत नहीं मिला, जिससे सभी में पूरी तरह से असहायता का अनुभव हुआ। हत्यारे ने यह सब कैसे किया? और झोलू का शेनचांग पर होना पूरी तरह से अपने शिक्षक की चिंता के कारण था, जो कि पुराने गान की मौत के बाद से है। शिक्षक तुशी की आत्मा को देखते थे, लेकिन जब सुरक्षा गार्ड पहुंचते तो कुछ भी नहीं मिलता। तुशी हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने तुरंत पार्किंग क्षेत्र के निगरानी फुटेज को देखा और परिणाम स्वरूप पाया कि यह झोलू के बयान के बिल्कुल समान था। इसके अलावा पुलिस ने परिसर के निगरानी फुटेज को भी देखा। आग लगने का समय 2:18 था और परिसर में कोई भी नहीं आया। मैजिशियन 2:20 पर अपार्टमेंट में प्रवेश किया। उसके तुरंत बाद डॉ जान और उनकी टीम आई। झोलू था। सभी लोग आग लगने के बाद ही चेनचांग पर पहुंचे और सुरक्षा गार्ड ने भी कहा कि आज कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। पूरा मामला रहस्यमय है। पुलिस ने कई दिनों तक जांच की, न केवल कोई सुराग नहीं मिला बल्कि हत्यारे की कार्य प्रणाली के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। मामले को जल्दी सुलझाने के लिए बाई टीम ने टीम में अजय को शामिल किया, लेकिन अजय को अपनी नियुक्ति के पहले दिन ही तुशी से धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में कटे कागज से एक वाक्य लिखा गया था, गुनहगारों की रक्षा करने वाले को आग की यातना का सामना करना पड़ेगा। बाई टीम इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्रवाई से बहुत नाराज थी, लेकिन अगले ही पल पुलिस स्टेशन की लाइटें अचानक झपकने लगी और तुशी इस तरह से पुलिस की टीवी पर प्रकट हो गया। पुलिसकर्मी तुरंत कंप्यूटर उपकरण की जांच करने गए, लेकिन अंदर कोई वीडियो टेप नहीं था। क्या आप सभी को अपने बेटे की पसंदीदा बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है? ये आप लोगों ने कहा था कि मुझे आपके सामने आना चाहिए। भाई सर, वह हमारी बात सुन सकता है। अजय तुरंत सुझाव देता है कि ध्वनि तरंगों के विश्लेषण से उनकी पहचान का पता लगाया जाए, लेकिन बाई टीम समझता है कि उसने निश्चित रूप से रूपांतरण उपकरण का उपयोग किया है। अगले पल तुशी के दोनों हाथों में भयंकर आग लग गई और वह अचानक हवा में उड़ने लगा और पुलिस को जल्दी करने की धमकी दी। जांच उन दोषियों को छोड़ने के लिए है, अन्यथा उन्हें आग की सजा का सामना करना पड़ेगा। तुशी ने अपने हाथ हिलाए। विशेष टीम हवा में जलने लगी और वह जादूगरनी ने सही कहा। बाई टीम ने निष्कर्ष निकाला कि उसने निश्चित रूप से पुलिस टीम के आंतरिक नेटवर्क में घुसपैठ की है। लेकिन बाई सर, अभी देर पहले जब वांग शाओ गया था, मैंने इंटरनेट के तार को निकाल दिया। पुलिस स्टेशन में सभी लोग मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक सभी लाइटें चमकने लगीं। इसके तुरंत बाद एक मास्क पहने आदमी स्क्रीन पर प्रकट होता है। जांच मत करो, उन दोषियों को छोड़ दो। इसके बाद आदमी अचानक हवा में उड़ने लगता है, फिर दोनों हाथों से जोर से इशारा करता है और विशेष जांच दल तुरंत जलने लगता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। असल में पहले ही 2 मृतक सभी की नजरों के सामने अचानक मरे थे। हालांकि इन लोगों को रहस्यमय व्यक्ति की नजर में दोषी माना जाता था, लेकिन पुलिस किसी को भी कानून को पार करने और निजी सजा देने की अनुमति नहीं देती। अजय ने तुरंत पहचान लिया कि यह इंग्लिश किंग मास्क है। तुसी जनजाति में केवल सम्मानित बुजुर्ग ही इसे पहनने के योग्य होते हैं। यह मास्क 5 साल पहले नीलाम किया गया था। खरीदार का नाम फू यिशान था, इसलिए बाई टीम तुरंत फू यिशान के घर गई। उन्होंने बिना किसी संकोच के स्वीकार किया कि मास्क वास्तव में उनका है और इसे खरीदने के बाद उन्होंने इसे लगभग 500 पाउंड के एक मूर्ति कला पर चिपका दिया। भले ही कोई इसे चुराने की कोशिश करे, वे इसे हिला भी नहीं सकते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 1 महीने पहले यह जैसे जीवित हो गया था और खुद ही भाग गया। अपने झूठा न होने को साबित करने के लिए फू यिशान ने उस दिन का निगरानी फुटेज विशेष रूप से प्रदान किया। बस तभी ईगल किंग मास्क पहले कुछ हिलता है, फिर सीधे खड़ा हो जाता है। जाने से पहले यह जानबूझकर कैमरे के सामने झुककर चुनौती देता है, जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं। इसी समय पुलिस ने फोन किया और जादूगरनी ने फोरम पर एक संदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि फू यिशान भी आग की लपटों में गिर जाएगा। बाई टीम ने तुरंत आदेश दिया कि अन्य लोग चेनचांग सेचे जाएं, जबकि वे खुद डॉ जान के साथ जांच करने के लिए रुक गए। उन्होंने कालीन पर कई एल्यूमिनियम कोयला पाउडर पाए और लाओ गान और मोर्निंग के शरीर पर भी एल्यूमिनियम कोयला पाउडर लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें जलाया गया। लेकिन जब तक दोनों यह समझ पाते कि हत्यारे ने आग कैसे लगाई, कालीन अचानक बिना किसी कारण के जलने लगा। अगर कोई इसमें छू जाता है तो वह पल भर में जलकर सूखी लाश बन जाएगा। दोनों को पहले छोड़
छोड़ना पड़ा, लेकिन वे हत्यारे के मकसद को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि यह एक चेतावनी की तरह लग रहा था। हालांकि जब दोनों टहल रहे थे तो उन्होंने एक समाचार देखा जिसमें नीलामी घर के अध्यक्ष शांग लू ने तुसी संग्रहालय में 34 सुगंधित कारीगरों को बेचने का निर्णय लिया था। लेकिन ये सभी चीजें लाओ गान द्वारा छोड़ी गई थी और जल्दी ही तकनीशियन ने इसकी पुष्टि कर दी। शांग लुओ के अधीन 2 कला निवेश कंपनियां हैं, लेकिन इस व्यक्ति की उद्योग में बहुत खराब प्रतिष्ठा है। जिन भी कलाकृतियों को उसने संभाला है वे सभी अंततः नकली पाई जाती हैं। इसके अलावा पुलिस ने यह भी जांचा कि लाओ गान ने एक ट्रस्ट के माध्यम से 34 सुगंधित शवों को एक गुप्त संस्था में स्थानांतरित किया था और ट्रस्ट की शर्तों के अनुसार लाओ गान और मोनिंग की मृत्यु के बाद शांग लुओ इस समूह के सुगंधित शवों का कानूनी उत्तराधिकारी बन सकता है। तो यह निश्चित रूप से उसके अपराध का मकसद हो सकता है। जल्दी ही पुलिस ने शांग लुओ और अन्य 3 लोगों के बीच संबंधों की जांच की। 5 साल पहले के एक चोंगयांग महोत्सव पर चारों एक पर्यटन रिसोर्ट में एक साथ रहे और उस समय ये लोग या तो कर्ज में डूबे थे या जीवन में असंतुष्ट थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बाद ये लोग तुसी शिल्प के व्यापार में लग गए। इस प्रकार पुलिस ने अंततः पूरी शिल्प उद्योग श्रृंखला को समझ लिया जिसमें लाओ गान विदेशों से उत्पादों को लाने का जिम्मा संभालता था। फिर इसे शांग लुओ की निवेश कंपनी में मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है और फिर मोनिंग इस पुराने प्रोफेसर द्वारा एक पेपर प्रकाशित किया जाता है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। फू यिशान फोरम पर प्रचार करता है जिससे एक साधारण टेप बाद बेहद लोकप्रिय हो जाता है। इस बीच पुलिस ने जल्दी शांग लू का पुराना घर ढूंढ लिया। कैमरे में आग में जलते हुए लाओ गान का वीडियो था और अलमारी में ईगल किंग का मास्क और केप भी मिला। सभी सबूत यह दर्शाते हैं कि शांग लू तुसी का मास्टरमाइंड है। वह नीलामी की राशि को अकेले हड़पना चाहता था, इसलिए उसने दोनों पर हमला किया। लेकिन डॉ चान को कुछ गलत लगता था। ये सबूत जानबूझकर यहाँ रखे गए हैं। पुलिस के जांच करने का इंतजार कर रहे हैं और शांग लुओ की आर्थिक स्थिति में पैसे के लिए हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शांग लुओ की निगरानी कर रहे पुलिसकर्मी ने फोन किया कि शांग लुओ उस समूह के सुगंधित शवों को स्थानांतरित कर रहा है, इसलिए बाई टीम के दोनों सदस्य तुरंत वहां पहुंचकर नियंत्रण में ले लेते हैं और सीधे चारों को बेनकाब कर देते हैं। बीच में साजिश। यह नहीं सोचा था कि शांग लुओ सीधे तौर पर डॉ जान के सिद्धांत को स्वीकार करेगा, लेकिन ये सब केवल व्यापारिक तरीके हैं। उसने कोई अवैध काम नहीं किया। पुराने गान और मोनिंग की मौत का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगले ही पल नीलामी घर में अचानक आग लग गई। शांगलो ने देखा और मुड़कर भाग गया, जबकि तुसी पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था और फिर उसने शांगलो की गर्दन को पकड़ लिया। सौभाग्य से सफेद टीम समय पर बाहर। जल्दी करो। 2 संदिग्ध साथ भागने लगे। सफेद टीम चौंक गई, नहीं जानती पहले किसका पीछा करना चाहिए। अंततः उसने पहले तुसी को पकड़ने का निर्णय लिया, लेकिन बस कुछ सेकंड की चौंक में तुसी पहले ही रात के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रक का पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों ने उस समूह की सुगंधित लाशों का पता लगा लिया है। सफेद टीम और अजय ने 3 बार में आसानी से लड़ाई को सुलझा लिया, लेकिन अंत में सफेद टीम ने अनजाने में देखा कि अजय की कलाई में चोट लगी है। सफेद टीम ने अंततः सब कुछ समझ लिया और फिर अजय को बाहर भेजा। कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच तुम कहाँ थे? कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच मैं अपनी प्रेमिका के साथ। तो क्या हुआ? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम अपनी प्रेमिका के साथ हो नीलामी घर में छापे की हत्या के मामले में? पुलिस स्कूल में अजय तो बर्थ पर सोता था। कल रात जैसे मुकाबला शुरू हुआ, सफेद टीम ने उसकी पहचान लगा लिया, लेकिन सफेद टीम अब भी एक छोटी सी आशा रखती थी कि वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करेगा। नतीजतन अजय ने उसकी अनदेखी करते हुए अचानक हमला किया और फौरन सफेद टीम को रेलिंग पर धकेल दिया। उसने पुलिस स्कूल में 3 साल तक प्रशिक्षण लिया ताकि अपनी प्रेमिका को खुश रख सके। नतीजतन उसे उसके 3 साथियों से मार दिया गया। चूंकि कोई सबूत नहीं है, अजय उन्हें मुकदमा नहीं कर सकता है। वह इन दानवों को अपनी तरीके से सजा देगा। पुलिस स्टेशन लौटकर डॉ जान से रणनीति पर चर्चा करने के लिए गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुसी उस समय विशेष कार्य समूह में बेझिझक घुसपैठ कर सका। असल में वह हमेशा पुलिस विभाग के अंदर था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय ने अनुपस्थिति का सबूत कैसे बनाया। ये जानना जरूरी है कि जब पुराने गान और मोनिंग मरे थे, अजय हमेशा पुलिस के साथ था। फिर भी सभी रहस्य सफेद टीम की एक अनजाने में कही गई बात से खुल गए। इस समय बस एक नकली पहचान पहनने से अंदर कौन है ये पता नहीं चलता। डॉ जान को तुरंत याद आया कि तुसी हर बार मास्क पहनकर आता था, इसलिए उसने सभी निगरानी फुटेज को निकाला और परिणाम स्वरूप पाया कि हाल की घटनाओं में राजधानी अलग थी। यहाँ तक कि एक हाथ स्पष्ट रूप से महिला का था। लगता है कि तुसी का किरदार निभाने वाला केवल एक व्यक्ति नहीं है। सबसे संदिग्ध वह हाथ है जो बाईं निचली कोने में एक स्पष्ट निशान के साथ है। सफेद टीम को अचानक यह हाथ याद आया। उसने पहले फू यिशान के बॉडीगार्ड पर देखा था, इसलिए उसने तुरंत तकनीशियन से बॉडीगार्ड के मोबाइल नंबर का पता लगाने के लिए कहा और परिणाम स्वरूप पता चला कि वे 5 साल पहले के उस रिसोर्ट में थे। इस समय अजय ने फू यिशान को नियंत्रित कर लिया है। हाथ में एक अजीब उपकरण भी था। जब वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था, सफेद टीम और डॉ जान समय पर पहुंच गए। डॉ जान ने एक नजर में देख लिया कि अजय के हाथ में जो है वह मानव शरीर के प्राकृतिक रहस्य का उत्तर है। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली नीली लेजर टॉर्च है जिसकी ताकत भारी धातु को काटने में सक्षम है और इसे पहले से ही अपराध स्थल की जानकारी जादूगरनी को देने का कारण यह था कि जानबूझकर पुलिस को जांच के लिए आकर्षित किया जाए, जबकि उसके साथी तुसी का रूप धारण करके अपराध कर सकते थे। अजय को एकदम सही अनुपस्थिति का सबूत मिल गया। वास्तव में उसकी योजना को कह सकते हैं कि यह बिना किसी खामी के थी, लेकिन नीली 5 आग
लेकिन अजय ने उसे एक गोली मारकर गिरा दिया। परंतु अजय ने पूरी तरह खत्म नहीं किया। इसी क्षण उसने आखिरकार सच्चाई बता दी कि इस दुनिया में तुसी समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं है। उस समय फुईशान और उसके साथी भारी कर्ज में डूबे हुए थे और जीने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने छुट्टी के रिसोर्ट में इकट्ठा होकर पिछले पहाड़ पर जाकर आत्मदाह की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से दूसरे पर्वतारोहियों को जला दिया और उसकी गर्लफ्रेंड उन्हीं में से एक थी। लेकिन इस दुर्घटना ने इन लोगों को एक व्यावसायिक अवसर दिखाया, इसलिए उन्होंने खुद अपनी कहानी बनाकर तुषी जाति की कहानी गढ़ दी। बाद में जली हुई लाशों को बक्सों में बंद करके उन्हें शिल्प के रूप में बेच दिया। अब उसका बड़ा बदला पूरा हो चुका था, जीने की कोई इच्छा नहीं रही और अंत में उसने आत्मदाह का फैसला किया। अपराध शाखा के कप्तान ने मामले की जांच करते समय अनजाने में देखा कि वैन चालक चारों ओर देख रहा था। जब उसने पास की ज्वेलरी की दुकान को देखा तो उसने तुरंत कारण का अनुमान लगाया, सीधे दुकान के अंदर ग्राहक के रूप में प्रवेश किया। सच में तुरंत 2 डाकू दुकान में घुस आए, बिना कुछ कहे पिस्तौल निकालकर सफेद टीम को लूटने के लिए तैयार हो गए और सही मौके पर अचानक हमला कर दिया। 3 में से 5 को 2 से विभाजित करके एक व्यक्ति को नियंत्रित कर लिया, जबकि दूसरा साथी खतरा देखकर भागने लगा। हालांकि जब वह बाहर भागा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति पहले ही मारा जा चुका था। समय बहुत तंग था, उसे विश्वास था कि हत्यारा निश्चित रूप से दूर नहीं गया होगा। झांग ने चारों ओर देखा और अचानक पाया कि जमीन पर का ढक्कन शायद अभी अभी खोला गया था, इसलिए दोनों सीधे नाले में कूद गए और पद चिन्हों के साथ पीछा करते रहे। अंततः निकास पर उन्हें एक खिलौना पिस्तौल मिली और फिर 2 छोटे बच्चों से पता चला कि एक बड़े दाढ़ी वाले अंकल ने यहाँ पिस्तौल फेंकी थी। सफेद टीम तुरंत सतर्क हो गई। वास्तव में एक बड़े दाढ़ी वाला व्यक्ति लगातार उनका पीछा कर रहा था। क्या आपको लगता है कि यह सुराग है? यह उन खिलौना पिस्तौल के समान है जो हत्या के दृश्य पर थी। दरअसल कुछ समय पहले पुलिस को एक अजीब श्रृंखलाबद्ध हत्या के मामले की सूचना मिली, जहां सभी स्थानों पर वही खिलौना पिस्तौल पाई गई और ये सभी मृतक गैंग के बड़े नेता थे और सभी को एक ही गोली से मारा गया था। जब एक ऐसी टेबल लैंप को खोला गया जो दृश्य के वातावरण के साथ पूरी तरह असंगत थी, तो पाया गया कि मृतक के हाथ की छाया ठीक उसी खिलौना पिस्तौल को पकड़ रही थी और पिस्तौल का मुंह ठीक पुरुष के मंदिर की ओर था। हालांकि और भी अजीब बातें हैं। फोरेंसिक शव परीक्षण के बाद पता चला कि मृतक का यह पिस्तौल पकड़ने का क्रिया तक के मरने के बाद नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु से पहले का था। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे पति की छाया ने उसे खुद ही मार डाला? वापस जाने के बाद सफेद टीम ने तुरंत नाले का प्लान निकाला और परिणाम स्वरूप पता चला कि हर गैंग के प्रमुख की हत्या के स्थान के पास जुड़े हुए नाले हैं और इन नालों का केंद्र एक गैंग द्वारा नियंत्रित बार है। इसलिए सफेद टीम के दोनों सदस्य तुरंत बार के मालिक के पास गए और जब उन्होंने निगरानी फुटेज निकाली तो उन्हें अंदर वही बड़े दाढ़ी वाला व्यक्ति फिर से दिखाई दिया और उसके बगल में एक छोटा लड़का भी खड़ा था। सफेद टीम को अचानक याद आया कि उसने पहले अनाथालय में उसे देखा था और तब उसे लगा कि इस बच्चे की काबिलियत बहुत अच्छी है। छोटे भाई से पता चला कि लड़के का नाम लोयांग है और उसके पिता लुवेन एक बार फिर से लड़ाई में किसी के द्वारा चाकू से मारे गए थे, इसलिए वे हमेशा उसकी देखभाल करते रहे और यह बड़े दाढ़ी वाला व्यक्ति लुवेन का दोस्त है। इसके बाद सफेद टीम के दोनों सदस्य पहले लोयांग से स्थिति जानने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े दाढ़ी वाले का नाम लिया दरवाजे के बाहर एक गोली चलने की आवाज आई। बाई टीम ने दरवाजा खोला और देखा कि उन्हें यहाँ लाने वाला छोटा भाई पहले ही मारा गया था। शोर सुनकर गैंग का प्रमुख तुरंत अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया और दोनों पक्षों का माहौल तुरंत बहुत तनावपूर्ण हो गया। अच्छी बात यह है कि लो यांग ने दोनों के लिए गवाही दी, इसलिए प्रमुख ने अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर हत्यारे की तलाश करने का फैसला किया। डॉग जान को आज रात की घटनाएं बहुत अजीब लगी क्योंकि लो यांग जानकार था मारा गया छोटा भाई क्यों। वह संदेह करता है कि लो वैन की मौत शायद केवल एक साधारण गैंग संघर्ष नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत तकनीशियन से लो वैन की जानकारी निकालने के लिए कहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लो वैन की जानकारी गुप्त थी। दोनों को फाइल रूम में जाना पड़ा और परिणामों की जांच करने पर पता चला कि लो वैन वास्तव में 5 साल से एक अंडरवर्ल्ड पुलिसकर्मी था और इस फाइल को सील करने वाला व्यक्ति दूसरी टीम का कप्तान नान चेंगलिन था। लेकिन अजीब बात यह है कि फाइल में यह नहीं लिखा था कि उसका एक बेटा है और लो यांग इस साल 7 साल का है, यानी लो वैन ने अंडरवर्ल्ड बनने से पहले ही लो यांग को जन्म दिया था। सवाल यह है कि कौन अपने बेटे को अंडरवर्ल्ड बनने के लिए ले जाएगा। इसलिए डॉ झान का मानना है कि लो यांग लो वैन का जैविक बेटा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद 2 और पुलिसकर्मी आए और लो वैन की फाइल ले गए। ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग के अंदर कोई जानबूझकर उन्हें यह जानकारी नहीं दिखाना चाहता। लो वैन की असली मौत के कारण को स्पष्ट करने के लिए बाई टीम के 2 लोग लो वैन द्वारा लो यांग के लिए खिलौने खरीदने की दुकान पर गए। मूल रूप से दोनों केवल एक कोशिश करने के इरादे से गए थे, लेकिन मालिक ने तुरंत पहचान लिया कि वे पुलिस हैं और जब उसे उनके इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में पता चला तो उसने तुरंत एक यू ड्राइव निकाली। वीडियो स्पष्ट रूप से लो वैन के गोली मारने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करता है और हत्यारा दूसरा कप्तान लान चेंगलिन है। दोनों ने तुरंत स्थिति की रिपोर्ट बैक जू को दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैक जू को पहले से ही सच्चाई का पता था। हालांकि क्योंकि लान चेंगलिन एक अन्य मामले में शामिल था, उसने दोनों से अस्थायी रूप से गोपनीय रहने का अनुरोध किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से घटना हुई। उस सुबह लो यांग अकेले पुलिस स्टेशन आया, लेकिन बाईची को स्थिति स्पष्ट करने से पहले ही लो यांग को बाहर आए काले पुलिस ने
वह काला पुलिस भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। तुरंत उसने डॉ जान को स्थिति की रिपोर्ट दी। डॉ जान ने मन में सोचा कि स्थिति खराब है। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि काला पुलिस लुओ यांग की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था। डॉ जान ने तुरंत उसे धक्का दिया, लेकिन उसने सीधे पिस्तौल निकाल ली। सौभाग्य से बाइची समय पर पहुंच गया और उसे सफलतापूर्वक गिरा दिया, लेकिन वह काले पुलिस का मुकाबला नहीं कर सका। लुओ यांग ने सही समय पर एक ईंट से उसे मारा। फिर कुछ लोगों ने काले पुलिस को पुलिस स्टेशन वापस ले जाया और ठीक दरवाजे पर बैग जू और लान छेंगलिन से टकरा गया। लुओ यांग ने आखिरकार बताया कि काले पुलिस ने उसे क्यों मारना चाहा। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने उसे रात के क्लब में लड़कियों के पास जाते हुए देखा। बेकार की बातें मत करो। मैं कब गया था? मेरे माता पिता तो जल्दी मर गए। मैं रात के क्लब में ट्रे लेकर था और मैंने उसे और वहाँ की लड़की को कमरे में जाते हुए देखा। क्या वह फिर से मुझे मारने आएगा? उसने बंदूक उठाई और हमारी ओर इशारा किया और फिर गोली चलाई। बाई टीम ने बैग जू से लान छेंगलिन को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। उसके लिए बच्चे की सुरक्षा मामले को सुलझाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इस घटना के बाद लुओ यांग ने डॉ जान और उनके साथी पर और अधिक विश्वास किया। उसने भी स्वीकार किया कि वह वास्तव में लुओ वैन का जैविक बेटा नहीं है, लेकिन वह फिर भी अपने पिता का बदला लेना चाहता है। इसलिए वह जू डोंग पुलिस स्टेशन आकर सुराग देने आया। वह बड़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके पिता के जीवन में सबसे अच्छे दोस्त थे और वह अक्सर उसे देखने आया करता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। हालांकि वह कभी कभी अचानक एक श्रृंखला संख्या को बुदबुदाता था। इसके बाद लुओ यांग ने सभी को बड़े दाढ़ी वाले के निवास पर ले जाया। पूरे कमरे की सजावट से यह स्पष्ट हो गया, बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति को लंबे समय से सैन्य प्रबंधन का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह सेना में नहीं रह रहा है। वातावरण से यह स्पष्ट है कि बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अब तक अपनी पुरानी जीवन शैली नहीं बदली है। यदि वह एक पूर्व सैनिक होता तो कमरे में कम से कम एक सैन्य वर्दी होती, लेकिन यहाँ तो एक भी स्मृति चिन्ह नहीं है। जल्दी ही डॉ जान ने देखा कि दीवारें खाली हैं और जब उसने उन्हें खोदा तो वास्तव में अंदर एक बक्सा मिला और उसके अंदर एक सिर था और सिर के बगल में एक लिफाफा रखा था। लिफाफे में कुछ पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें बच्चों की बाहों पर एक एक संख्या का निशान था। तभी लुओ यांग ने अचानक देखने की इच्छा व्यक्त की। बाई टीम ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर भी बक्सा उसे दे दिया। लेकिन लुओ यांग ने जब देखा तो वह पूरी तरह से बिना भाव के रहा। डॉ जान ने जब यह असामान्य देखा तो उसने उसके कंधे को दबाया, लेकिन लुओ यांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं हो। इसके बाद डॉ जान ने उसी ताकत से बाई टीम के कंधे को दबाया और वह तुरंत दर्द से चिल्ला उठा। ऐसा लगता है कि लुओ यांग के साथ कुछ हुआ है। तभी बाई टीम ने अचानक दरवाजे पर किसी को देखा और तुरंत बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था, जैसे उसे थकान का कोई एहसास ही नहीं था। डॉ जान ने एक विचार किया और उस संख्या को चिल्लाया। इसका सुनकर बड़े दाढ़ी वाला सब रुक गया और बाई टीम ने इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से हमला किया, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि दोनों ने आधे घंटे तक लड़ाई की और कोई विजेता नहीं निकला। जब तक लुओ यांग ने चाचा नहीं कहा तब बड़े दाढ़ी वाला ध्यान भटकने पर पकड़ा गया। जल्दी ही उसे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट से वह निगरानी में दिख रहे बड़े दाढ़ी वाले से बिल्कुल अलग था। इसलिए जानबूझकर लुओ यांग को अंदर भेजा गया ताकि वह उसे पानी लाकर दे सके। बड़े दाढ़ी वाले की दयालु आंखों को देखकर डॉ जान ने अपने मन में संदेह को और मजबूत किया। वह संभवतः लुओ यांग का जैविक पिता है और बड़े दाढ़ी वाले ने भी झांग चांग को स्वीकार किया, लेकिन उसने कहा कि वह पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं देगा। डॉ जान को अचानक एक अच्छा उपाय सूझा। उसने जानबूझकर उसे बताया कि लुओ यांग के साथ एक और बड़े बालों वाला आदमी है। जैसे ही यह सुना उसकी भावनाएं तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गईं। उसने अपने हाथ से हथकड़ी तोड़ दी और फिर डॉ जान का गला कसकर पकड़ लिया। डॉ जान ने देखा कि यह तरीका काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे पुलिस के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। आखिरकार दोनों का लक्ष्य उस खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना था। तभी दाढ़ी वाला ने अपना हाथ ढीला किया, लेकिन उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बल्कि उसने सीधे सिर ऊपर उठा लिया। असल में उसके गले में बचपन से ही एक चिप लगाई गई थी और जो वह आगे कहने वाला था वह सुनकर सभी के होश उड़ गए। यहाँ सतही तौर पर एक चैरिटेबल अनाथालय है, लेकिन पीछे से यह एक अमानवीय मृत्यु प्रशिक्षण शिविर है। पकड़े गए बच्चों को तंत्रिका दुर्बलता की दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वे धीरे धीरे दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं। और जो बच्चे दवा के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं उन्हें अगले दिनों में हर दिन शैतानी प्रशिक्षण का सामना करना पड़ता है। और भी भयानक ये है कि प्रशिक्षक उन्हें लगातार एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करते हैं, जब तक कि केवल एक ही बच्चा जीवित नहीं रह जाता। और ऐसे लोग अंततः एक बिना भावना के हत्या मशीन बन जाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। पुलिस द्वारा हाल ही में पकड़ा गया बड़ा दाढ़ी वाला बच्चा पहले समूह में जीवित रहने वाला एकमात्र बच्चा है। पहले सफेद टीम ने उसके घर में जो सिर पाया था वह पूरे मामले का मुख्य अपराधी है, एलन पो। असल में 6 साल पहले उन बच्चों ने जो सहन नहीं कर सके अंततः विद्रोह किया, लेकिन जब बड़े दाढ़ी वाला एलन पो का सिर लेकर वापस आया तो उसने पाया कि सभी को एक अन्य बड़े दाढ़ी वाले ने मार डाला था। इन वर्षों में वह हमेशा दूसरे पक्ष के ठिकाने की खोज में रहा है और उसका बेटा लोयांग जो प्रशिक्षण शिविर में पैदा हुआ था 1 साल की उम्र तक एलन पो द्वारा पाला गया, इसलिए उसकी क्षमताएं सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। अगले दिन सुबह झान प्रोफेसर ने फिर से उस बड़े दाढ़ी वाले को देखा जो उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उसने पहले लोयांग को ले जाने की तैयारी की, लेकिन परिणाम स्वरूप दूसरा पक्ष सीधे अंदर आ गया। लेकिन यह अप्रत्याशित था कि वह लगातार लोयांग को भाई भाई कहकर पुकार रहा था। मैं हाल ही में तुम्हें खुश करने के लिए बहुत सी चीजें की। भाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो?
कौन है तुम्हारा भाई? इस समय लोयांग को आखिरकार याद आया कि उसने इस बड़े दाढ़ी वाले को देखा था। वह पहले हर रात अपनी खिड़की पर झुककर देखता था, लेकिन कभी अंदर आने की हिम्मत नहीं की। झान प्रोफेसर ने एक विचार किया और लोयांग से कहा कि वह भाई के रूप में पूछताछ शुरू करे। असल में इस बड़े दाढ़ी वाले का नाम जेजे है। हाल ही में वह एक बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त रहा है और जब वह अपना काम खत्म कर लेगा तो लोयांग को लेने आएगा। लेकिन जब लोयांग ने विवरण पूछना जारी रखा तो जेजे बहुत डर गया और कहा कि इस मामले के बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहिए। फिर वह सीधे होटल से चला गया, जबकि बाई टीम उसके पीछे पीछे गई। जब वह लगातार चिल्ला रहा था तो जेजे ने सीधे गोली चला दी। लेकिन अजीब बात यह है कि गोली जेजे की पिंडली पर सटीक रूप से लगी, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। वह तेजी से सहायता करने वाली गाड़ी की ओर दौड़ा और उसके गिराए हुए उस खिलौने की पिस्तौल का आकार पहले मृतकों के स्थान पर पाए गए हथियार से बिल्कुल मेल खाता था। लगता है जेजे वही हत्यारा है। लेकिन जब उन्हें लगा कि जेजे घायल हो गया है और अब वह बुरा काम नहीं कर सकेगा, तो उन्हें नहीं पता था कि उसी रात वह पुलिस स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में आया, एकल रूप से बड़े दाढ़ी वाले को खत्म करने के लिए तैयार था। मौत का क्या मतलब है यह भी नहीं जानता था। और जब बाई टीम ने उसे बंदूक से धमकाया तो भी वह बिल्कुल नहीं डरा। लगातार एक बच्चे के गीत को गुनगुनाता रहा। लोयांग को याद आया कि जेजे पहले भी इस गाने को गाता था। उसने कहा कि वह शायद बचपन से ही इसे सुनता आ रहा है, इसलिए उसे यह बहुत गहरा याद है। इसलिए झान प्रोफेसर ने लोयांग को भी गाने की कोशिश करने का फैसला किया। सच में जब जेजे ने उस परिचित धुन को सुना तो वह तुरंत वास्तविकता में लौट आया और उसके हाथ में पिस्तौल अनायास ही गिर गई, जबकि बाई टीम ने मौके का फायदा उठाकर उसे काबू कर लिया। लेकिन पुलिस स्टेशन लौटने के बाद बड़े दाढ़ी वाले ने इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पहचाना। वह तो वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह ढूंढ रहा था। बड़े दाढ़ी वाले को पुलिस के साथ जल्दी से समन्वय करने में मदद करने के लिए बाई टीम ने उसे नया रूप देने के लिए किसी को नियुक्त किया और इसका नाम लोतियन रखा गया। असली बड़े दाढ़ी वाले को जल्दी से खोजने के लिए झान प्रोफेसर ने सीधे इस व्यक्ति का हिप्नोटिज्म किया और जल्दी ही उसके छिपने के स्थान के बारे में पूछ लिया। बाई टीम ने तुरंत पैकेज कार्यालय से गिरफ्तारी के लिए आवेदन किया, लेकिन पता नहीं क्यों जब बाई टीम चेनचंग पर पहुंची तो उन्हें कुछ नहीं मिला। जबकि पुलिस स्टेशन पर अकेले रह गए झान प्रोफेसर को अचानक लोयांग का एक संदेश मिला। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकलकर तलाश करने लगा। जब वह टैक्सी में बैठा तो उसे पता चला कि ड्राइवर वास्तव में हैकिंग है। लान चेंगलिन को भी नहीं पता था कि वह कब बाहर आएगा। जब झान प्रोफेसर फिर से जागा तो वह और लोयांग एक पेची गोदाम में बंधे हुए थे। सफेद टीम को सूचना मिली और तुरंत चेनचंग पर पहुंच गई। लान चेंगलिन ने कोई गलती नहीं की। यह व्यक्ति दूसरी टीम का कप्तान है और पुलिस की चालों को वह पहले से ही अच्छी तरह जानता है। उसने डॉ जॉन को बंधक बनाकर सभी से हथियार फेंकने और ईयरपीस उतारने की मांग की और अंत में सफेद टीम से कहा कि वह हथकड़ी लगाकर खुद को लटका दे। जब से उसकी पहचान उजागर हुई है वह जीना नहीं चाहता था। वह सबसे अधिक नफरत करता था सफेद टीम से, जो दिन रात उसका विरोध करती थी। आज वह सफेद टीम के साथ मरने का दृढ़ संकल्प लेकर आया है, लेकिन इससे पहले वह सफेद टीम को भी दुख का अनुभव कराना चाहता है। इसलिए उसने डॉ जॉन पर लगातार डंडे करने के लिए अलग अलग तरह के वार किए। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से अपने सबसे करीबी भाई को तुम्हारे सामने मरते हुए देखो। मैं चाहता हूं कि तुम क्लाउड के माध्यम से देखो। सफेद टीम के नेता तुरंत स्थिति को भांप गए और तुरंत ही कई शब्दों से लानत करते हुए ब्लू चेंगलिन को उकसाया। जैसे ही वह उनके पास आए उन्होंने घातक कैंची जैसे पैर से उसे पकड़ लिया और एक किक से खिड़की के पास धकेला। स्नाइपर ने मौका पकड़ते हुए एक ही गोली से उसका सिर उड़ा दिया। उसी समय पुलिस को फिर से एक रिपोर्ट मिली कि आखिरी बड़ा अपराधी भी मर चुका था। जगह की निशानियों से पता चलता है कि हत्यारा वही व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कुछ विशेष रूप से खोजा था। फाइट टीम को संदेह था कि मृतक के हाथ में निश्चित रूप से वह चीज है जो वह चाहता है। सचमुच फाइट टीम ने जल्दी ही सांप के पिंजरे में एक यूएसबी ड्राइव पाया और वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि लान चेंगलिन ने अंडरकवर पुलिस को मारा था। लोथे ने तुरंत पहचान लिया कि उसके बगल में खड़ा शख्स वही है जो प्रशिक्षण शिविर में दाढ़ी वाला डॉ जॉन है। उसे यह व्यक्ति बहुत परिचित सा लगा। पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के दस्तावेज देखने के बाद उसने पाया कि वह शख्स दुश्मन के नाम से पुलिस स्टेशन में पूरे एक दिन तक छिपा हुआ था। पिछली बार जब सफेद टीम ने लोगों को पकड़ने की कोशिश की थी तभी वे चूक गए थे, लेकिन यह जेजे कहां से आ गया? फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने जेजे की पूरी जांच की और पाया कि वह बाहर से तो जवान दिखता है। उसके अंग पहले से ही 70 साल के व्यक्ति जितने कमजोर हो चुके थे, जबकि वास्तविक उम्र 10 साल से भी कम थी। इसलिए वो हमेशा लोयांग को भाई कहकर बुलाता था। इसका मतलब है कि वो प्रशिक्षण शिविर अभी भी चल रहा है और शायद उन्होंने हार्मोन का उपयोग बढ़ा दिया है। जेजे एक त्वरित परिणाम वाला उत्पाद है। मामले को सुलझाने में एक दिन की देरी और अधिक बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डॉक्टर जान ने सुझाव दिया कि झाओ जुए को मदद के लिए बुलाया जाए। पाओजू की अनुमति मिलने के बाद झाओ जुए की सम्मोहन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। उन्होंने देखा कि वह एक तरफ अपनी उंगलियों से मेज पर लयबद्ध तरीके से थपकी दे रहे थे और दूसरी तरफ जेजे की पसंदीदा खिलौना बंदूक निकालते हुए अपने शब्दों से उसे निर्देशित कर रहे थे। जेजे जल्दी ही सम्मोहन की स्थिति में पहुंच गया और इसे पता चला कि यह लोग वाकई बच्चों पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जेजे के मन से उस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। व्हाइट टीम ने सोचा कि उन्हें उन अपराधियों को बाहर निकालने के लिए चाल चलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सशस्त्र करके जेजे को ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे पुलिस कार के पास से गुजरे एक छोटी कार पीछे लग गई और ड्राइवर ने संकेत दिया। संकेत सुनते ही जेजे पागल हो गया और हाथ से ही हथकड़ी तोड़ दी। फिर उठकर उसने जेल गार्ड का गला कसकर पकड़ लिया। ड्राइवर ने यह देखते ही तुरंत कार रोककर सहायता की कोशिश की, लेकिन कार के दरवाजे की टक्कर से दूर जा गिरा। जेल प्रहरी ने जैसे ही गोली चलाने के लिए पिस्तौल निकालने की कोशिश की, जेजे ने तुरंत उससे पिस्तौल छीन ली। सौभाग्य से उसके साथी ने समय पर गोली चलाकर उसे बचा लिया। घायल होने पर जेजे ने जमीन पर लौटकर सभी गोलियों से बचने की कोशिश की। समय का सही फायदा उठाकर तुरंत पलटवार किया और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही गोलियों में 2 जेल पहरेदारों को आसानी से मार गिराया। इसके बाद वह तुरंत सहायता के लिए आई गाड़ी की ओर दौड़ गया। जब गाड़ी दूर चली गई तो दोनों पहरेदार धीरे धीरे उठने लगे। दरअसल उन्होंने पहले से ही जेजे के शरीर में एक ट्रैकर लगाया हुआ था और गाड़ी उसी दिशा में जा रही थी जो एक बड़े माफिया डॉन का ठिकाना था। डॉक्टर जान का मानना था
था कि मानव प्रयोग की जगह के लिए पर्याप्त बड़ा स्थान आवश्यक है। ऐसा लगता है कि उन्होंने माफिया डॉन की हत्या इसलिए की थी ताकि वह उसकी जगह पर कब्जा कर सके। ड्रोन से वापस आई तस्वीरों में दिखता है कि एक समूह बच्चे कठोर प्रशिक्षण कर रहे हैं। स्पेशल फोर्स ने तुरंत पूरे कारखाने को घेर लिया और निशानेबाज बाहर से टारगेट को खत्म करने लगे। लेकिन इस समूह ने गोली की आवाज सुनते ही तुरंत निकलना शुरू कर दिया। लुओ तियान सीढ़ियों पर अपनी दुश्मन वाइपर से टकरा गया। एक पल के लिए वो हक्का बक्का रह गया और वाइपर ने झट से बंदूक निकालकर ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद लुओ तियान का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, लेकिन कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। हालांकि व्हाइट टीम को जंगल में जय जय के कपड़े का टुकड़ा मिला। डॉ जान को अचानक एक उपाय सूझा और उन्होंने फिर से वही गाना गुनगुनाया। सचमुच जय जय ने सुनने के बाद सिर हिलाते हुए पत्थर के पीछे से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही दोनों व्यक्ति को वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक गोली चल गई। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सामने वाले ने अपनी जान बचाने के लिए बिना हिचकिचाहट के जय जय को गोली मार दी। जब सफेद टीम के दोनों लोग पीछा करने की तैयारी कर रहे थे, तभी सांप अचानक पीछे से आ गया और एक किक से डॉक्टर जान को दूर उड़ा दिया। अच्छी बात यह रही कि सफेद टीम ने समय पर गोली चलाकर उनकी जान बचा ली, लेकिन यहाँ तक कि गोली लगने के बाद भी सर्प ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उठकर वह फिर से भागने लगा। अभी गोली लगने पर भी बचे हुए लुओ तियान उसके पीछे पीछे थे। जानबो शी को सुरक्षित देखकर व्हाइट टीम ने तुरंत मदद की पुकार की। दूसरी ओर दो सुपर योद्धा जमकर लड़ रहे थे, लेकिन विषधर स्पष्ट रूप से आगे था। व्हाइट टीम के पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से गोली चलाई, जो उसके घुटने पर लगी, परंतु उसने तुरंत पलटकर जानबो शी को काबू में कर लिया। इसके बाद विषधर ने अपने हाथ में रखे डिटोनेटर को बाहर निकाला। उसने पहले से ही अपने शरीर पर बम बांधे हुए। जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। मैं तो बस फंस गया था, नहीं तो मरता नहीं। तुम्हारा हाथ तेज है या मेरी गोली? हिम्मत है हिलने की? मैं तो एक राक्षस हूं। अगर तुम लोग बंदूक से मेरा सिर भी भेद दो, तब भी मैं हिल सकता हूं। लुओ तियान ने बिना कुछ कहे जान डॉक्टर को धक्का दे दिया और पूरी ताकत लगाकर सांप पकड़ने वाले अंगूठे को जोर से पकड़ लिया। जब सब लोग हट गए, तब स्विच दबाया गया और जबरदस्त विस्फोट की आवाज गूंज उठी। सौभाग्य से लोटियन विस्फोट से बच गए, लेकिन उनके नीचे दबा हुआ विषैला सांप पहले ही चूर चूर हो चुका था। जब तक सफेद टीम संदिग्ध को खोजने में सफल हुई, तब तक वह एक मंच पर मृत पाया गया और हथियार था जमीन पर पड़ी चाबियों का गुच्छा। लगता है चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं और लुओ तियान के अद्वितीय योद्धा होने पर कोई संदेह नहीं है। वह जल्दी से पुलिस विभाग में जीवंता से वापस आ गया। इस घटना के बाद वह एक आधिकारिक पुलिसकर्मी बन गया। मुझे यकीन है कि दूसरे सीजन में वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा।